अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो में करेंगे फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 21 क्वांटम फिजिक्स के तमाम असाइनमेंट का सलूशन, एसएसआई के तमाम एमसीक्यूज का सलूशन, एसएसआई के तमाम शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सलूशन, एसएसआई के तमाम कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन, एवरीथिंग इन वन वीडियो। तमाम चीज़ों का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काइंडली आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वो चीज़ सीख लें जो आप सीखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। शुरू करते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन से। हमारी असाइनमेंट है 21.1। व्हाट विल बी द फोटॉन एनर्जी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम 5000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ की फोटॉन एनर्जी क्या होगी अगर 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की एनर्जी हो 4.23 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो हमें लैम्डा 1 दिया गया है 7000 एंगस्ट्रॉम, जिसकी एनर्जी दी गई है 4.23 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और दूसरा लैम्डा दिया गया है जिसकी एनर्जी जिसका लैम्डा में दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। हमें मालूम है एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, तो E2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा 2 के और E1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा 1 के। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो E2 की रेशो E1 के साथ ये आएगी लैम्डा 1 की रेशो लैम्डा 2 के साथ। तो हमने निकालना है E2, क्योंकि लैम्डा 2 में दिया गया इसकी एनर्जी निकालनी है। तो E2 होगी, ये E1 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, E1 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा 1 और लैम्डा 2। हमें किसी यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों वेवलेंथ के सेम यूनिट है, तो रेशियो में यूनिट जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारा फार्मूला था E2 इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाई लैम्डा 1 और लैम्डा 2। इसको सब्सिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू को इस फार्मूले में, और हमारे पास E1 की वैल्यू है 4.23 टू 10⁻�9, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। लैम्डा 1 है 7000 और लैम्डा 2 है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.4। तो 1.4 को 4.23 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.922 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। असाइनमेंट 21.2 है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। ये फॉल हो रही है ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन में दिया गया है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन में दिया गया है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा में दिया गया है 3000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। हमने इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला इमिटेड इलेक्ट्रॉन का, जो होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओवर ई। जबकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 और साथ में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। ये कांस्टेंट्स हैं, ये हमें खुद से लिखने होंगे। फोटॉन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वर्क फंक्शन जूल में, जो वर्क फंक्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया हो इसे E से मल्टीप्लाई करेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के साथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के इस फार्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते थे। हम कन्वर्ट करेंगे वर्क फंक्शन को जूल में। वर्क फंक्शन था हमारे पास 1.6, इसे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन जूल में आ जाएगा 2.5632 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब कैलकुलेट करेंगे फोटॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू और लैम्डा में दिया गया है 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻7। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। फिर कंप्यूट करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इन जूल। एनर्जी हमने यहाँ से निकाली, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर वर्क फंक्शन हमने यहाँ जूल में निकाला है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको हम माइनस करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 4.0628 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है V नॉट इज इक्वल टू K मैक्सिमम डिवाइडेड बाई E। ये हमारे पास यहाँ वैल्यू आई है, इसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कॉलम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.563 वोल्ट। ये हमारा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी कर सकते थे कि वर्क फंक्शन को हम पहले जूल में कन्वर्ट करते, एनर्जी कैलकुलेट करते एच सी ओवर लैम्डा और बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते हम इसको इस फार्मूले में। एच सी ओवर लैम्डा को E से लैदा डिवाइड कर लेते और वर्क फंक्शन को लैदा E से डिवाइड करके हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेते, तो हमारा आंसर आ जाता 2.536 वोल्ट। सेम आंसर इस मेथड से भी। असाइनमेंट 21.3 एक एक्सरे है 71 पिकोमीटर। तो इंसिडेंस वेवलेंथ लैम्डा में दी गई है एक्सरे की 71 पिकोमीटर। इज इंसिडेंस ऑन द टारगेट, वो टारगेट पे पड़ रहा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट शिफ्ट कैन बी एक्सपेक्टेड एट 60 डिग्री। स्मॉलेस्ट शिफ्ट क्या एक्सपेक्टेड है जब स्कैटरिंग एंगल में दिया गया 60 डिग्री। हमारे पास एक इंसिडेंट फोटॉन आ रहा था, उसका वेवलेंथ दिया गया था,
ये स्कैटर होके गया है और इसका स्कैटरिंग एंगल दिया गया है 60 डिग्री। कैम्पटॉन शिफ्ट निकालेंगे और फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर एक्सरे। जो स्कैटर एक्सरे है इसकी वेवलेंथ क्या होगी, एक से लैम्डा डैश क्या होगा। हमें मालूम है कैम्पटॉन शिफ्ट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है एच एम, mass of electron और speed of light is equal to 2.426 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कैम्पटॉन शिफ्ट जिसे हम डेल्टा लैम्डा का फार्मूला होता है H/MEC 1 माइनस कॉस थीटा, इससे हम डेल्टा लैम्डा निकालेंगे और इसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, जिससे हम स्कैटर एक्सरे की वेवलेंथ का फार्मूला निकालने के लिए पुट करेंगे लैम्डा, इसका लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। ये हमारे इंसिडेंस फोटॉन का लैम्डा आ गया और लैम्डा डैश हमारे पास स्कैटर एक्सरे का होगा लैम्डा वेवलेंथ। पहले हम कंप्यूट करेंगे डेल्टा लैम्डा जिसे हम कहते हैं कैम्पटॉन शिफ्ट। डेल्टा लैम्डा होगा H/MEC 1 माइनस कॉस थीटा। तो H/MEC की वैल्यू फिक्स है 2.426 इंटू 10⁻12, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये लिख ली। और 1 माइनस कॉस 60 डिग्री कर दिया। कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.213 इंटू 10⁻12 मीटर। आप निकालेंगे वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर एक्सरे लैम्डा डैश। लैम्डा डैश होगा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, तो लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72.213 इंटू 10⁻12 मीटर, यानी 72.213 पिकोमीटर। तो स्मॉलेस्ट शिफ्ट एट 60 डिग्री हुई है 1.213 पिकोमीटर और स्कैटर वेवलेंथ आई है 72.213 पिकोमीटर। असाइनमेंट 21.4, स्पीड ऑफ द राइफल बुलेट वो दी गई है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी या स्पीड में दी गई है 1500 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मैथ इज 20 ग्राम, तो मैथ में दिया गया राइफल बुलेट का 20 ग्राम यानी कि 0.02 kg। फाइंड द डी बोगली वेवलेंथ। डी बोगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है H/mv, ये हम फाइंड करेंगे। और प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इन तीनों वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट, मैस 0.02 kg और 1500 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.209 इंटू 10⁻35 मीटर। अब इज दिस वेवलेंथ इज ऑब्जर्वेबल, तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेबल वेवलेंथ होती है 10⁻20 मीटर। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेबल वेवलेंथ हमारे पास होगी 10⁻20 मीटर और इसकी आ रही है 10⁻35 मीटर। तो ये वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल है, कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर दिया जाए। ये तो एटॉमिक न्यूक्लियाई से भी ज़्यादा स्मॉल है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻15 मीटर। तो 10⁻20 मीटर से छोटी वेवलेंथ को हम किसी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो वेवलेंथ है ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो नॉट ऑब्जर्वेबल ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल। रीजन हमने बता दी कि ऑब्जर्व करने के लिए मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू 10⁻20 होनी चाहिए, इससे छोटी वैल्यू जो होती है वो बहुत स्मॉल स्केल पे जाती है, उसे हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। असाइनमेंट 21.5, अ बॉल जिसका मैथ दिया गया है 0.1 kg, तो मैथ दिया गया 0.1 kg मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ये डाटा ले दिया। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो है 0.1234501, यानी कि अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम में है वो 10⁻⁻6 ऑफ इट्स एक्चुअल मोमेंटम। तो एक्चुअल मोमेंटम है p, तो डेल्टा p आ जाएगा 10⁻⁻6, यहाँ से मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई बाय ऑफ इट्स एक्चुअल मोमेंटम होगा p। तो डिटरमाइन करेंगे अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी हम फाइंड करेंगे जिसकी फार्मूला होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू H/2 डेल्टा p, H'/2 डेल्टा p। पहले हम मोमेंटम की अनसर्टेनिटी निकालेंगे जो है डेल्टा p, जो होगा 10⁻6 इंटू एक्चुअल मोमेंटम। तो एक्चुअल मोमेंटम निकालने का फार्मूला होगा p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू mv एक्चुअल मोमेंटम है। तो p लिखेंगे, मैथ्स में दिया गया 0.1 और v हमें दी गई है 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल मोमेंटम आ जाएगा 3.0 kg मीटर पर सेकेंड। अब निकालेंगे हम डेल्टा p, 10⁻6 को एक्चुअल p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻6 को हम एक्चुअल p जो निकाला है 3.0 kg मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.0 इंटू 10⁻6 kg मीटर पर सेकेंड। एच डैश निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर 2π। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 और पाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसे कैलकुलेट करेंगे तो एच डैश हमारे पास आ जाएगा 1.055 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब लास्ट में फाइंड करेंगे
अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन जो होता है डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का फार्मूला होता है लैम्डा एच डैश ओवर 2 डेल्टा पी। तो एच डैश हम निकाल चुके हैं 1.055 10 रेज पर -34 डिवाइडेड बाई 2, और डेल्टा पी हम यहाँ निकाल चुके हैं 3 × 10 रेज पर -6। इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा डेल्टा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डेल्टा एक्स आ जाएगा 1.758 × 10 रेज पावर -39 मीटर। अब हम करेंगे चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन। एमसीक्यू नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल रीजन हैज हाईएस्ट एनर्जी। जैसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम देख सकते हैं कि जितनी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी उतनी ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हाईएस्ट हमारी एनर्जी होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी देखें इस तरफ इंक्रीज हो रही है हमारे स्पेक्ट्रम में, वो कलर आ रहा है हमारा वायलेट। तो हायर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर एनर्जी, और एनर्जी डिपेंड करती है फोटोन पे, डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो वायलेट लाइट हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी है अमंग द विजिबल कलर, और वायलेट का लैम्डा सबसे ही कम है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, जिसका लैम्डा सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हायर फ्रीक्वेंसी मीन हाईएस्ट एनर्जी। तो इन तमाम कलर में सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी वाला कलर होगा हमारा वायलेट ऑप्शन बी। बाकी कलर्स की हमने यहाँ पे लैम्डा दे दिया गया है, उनकी फ्रिक्वेंसी से रिलेशनशिप दिया गया है, उनका लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू वायलेट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी और उसकी एनर्जी कम होगी। क्योंकि वेवलेंथ हमारी एक साइड पे इंक्रीज होती है और एनर्जी हमारी इस साइड पे इंक्रीज होती है। एनर्जी तब इंक्रीज होती है जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो, अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो विजिबल एरिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी हमारी वायलेट कलर की। आंसर नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फोटोन। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फोटोन का जीरो मैस होता है लेकिन फाइनाइट वैल्यू होती है मोमेंटम की। जीरो मैस और मोमेंटम और फाइनाइट वैल्यू, कुछ वैल्यू मोमेंटम के साथ ही आता है, इलेक्ट्रॉन को हिट करके इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करता है और खुद भी स्कैटर हो जाता है। इस कैम्पटॉन इफेक्ट से हमें पता चला कि इसका एक फाइनाइट मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू होती है एच ओवर लैम्डा, और फोटोन मैसलेस होते हैं, उनका मैस होता है जीरो। फोटोन कैरी करते हैं मोमेंटम, जिसका हमने प्रूव किया है रेडिएशन प्रेशर लाइट परसित ऑब्जेक्ट से और कैम्पटॉन स्कैटरिंग से। ये कैम्पटॉन स्कैटरिंग ऑफ डिटेल से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में इसका लेक्चर आएगा। तो फोटोन आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लाइट, दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उनका जीरो रेस्ट मैस होता है। डिस्पाइट लैकिंग मास, हद तक उनका मैस नहीं होता है लेकिन उनके पास मोमेंटम होता है, ड्यू टू देयर वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की वजह से उनके पास मोमेंटम होता है। दिस मोमेंटम इज ऑब्जर्वेबल इन फिनोमेना लाइक सोलर सेल, स्पेसक्राफ्ट propulsion via light, pressure and Kapton shift. This phenomenon of solar sail, Kapton shift और spacecraft propulsion via light pressure से हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी कि फोटोन का जीरो मैस होता है लेकिन फाइनाइट वैल्यू होती है मोमेंटम की। ऑप्शन नंबर 3 है व्हाट हैपन टू द किनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट इज इंसिडेंस ऑन अ मेटल सरफेस। जब लाइट इंसिडेंस होती है किसी मेटल सरफेस पे तो किनेटिक एनर्जी ऑफ emitted इलेक्ट्रॉन को क्या होता है। इट वेरी विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, ये वेरी करता है विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच वी माइनस वर्क फंक्शन। के मैक्सिमम है मैक्सिमम करंट एनर्जी, वी हमारे पास है लाइट की फ्रिक्वेंसी जिसे अक्सर हम एफ से भी डिनोट करते हैं, और फाई हमारे पास है वर्क फंक्शन। तो के मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, हायर फ्रिक्वेंसी हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी इफेक्ट करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, उनकी एनर्जी को ये इफेक्ट नहीं करती। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ किनेटिक एनर्जी के फोटोन आए मेटल सरफेस पे हिट किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इंसिडेंस लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने हायर शेल में चले जाएंगे। अगर हमने इतनी लाइट की एनर्जी इतनी होगी जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो तो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस को छोड़ के चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से अमिट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल ई नॉट, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस। तो अगर हम ज़्यादा एनर्जी दे देंगे इंसिडेंस लाइट को तो फर्दर द इलेक्ट्रॉन मूव, और वो हमारी इतनी एनर्जी दे दी कि उसके वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो जाएंगे मेटल की सरफेस से। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं लाइट पार्टिकल नेचर, कि जब भी फोटोन स्ट्राइक करता है मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं इस फोटोन एनर्जी एक्सीड कर जाए वर्क फंक्शन के। जब भी फोटोन आएंगे और अगर ये लाइट की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए उतनी उसके इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे। जो किनेटिक एनर्जी मिट होती है इलेक्ट्रॉन से वो डिपेंड करती है ऑन दी द लाइट फ्रिक्वेंसी,
हायर फ्रिक्वेंसी मतलब इजेक्ट फास्टर इलेक्ट्रॉन, जबकि इंटेंसिटी कंट्रोल करती है इलेक्ट्रॉन के काउंट को। ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा करंट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इट वेरी विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। एमसीक्यू नंबर 4, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। लाइट फोटोन रिजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो कैथोड। यहाँ देख सकते हैं कि लाइट आएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे, ये लाइट आएगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे और यहाँ कलेक्ट होंगे, जिस वजह से करंट एक सर्किट में पास होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इस करंट और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी एग्जांपल है सोलर सेल या लाइट सेंसर। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जिसे फोटो वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी लाइट हिट करेगी किसी सेमीकंडक्टर को तो फोटोन ट्रांसफर करेंगे अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, उनको आज़ाद कर देंगे और क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आज़ाद होकर दूसरे मूव करेंगे और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये प्रोसेस यूज होता है पावर सोलर पैनल में और ऑप्टिकल डिटेक्टर में और इनेबल करता है रीयूनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को। तो हमारा करेक्ट क्वेश्चन होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो कन्वर्ट करता है एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी, कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में, ये एलईडी या बल्ब का काम है। तो लाइट को स्टोर करना या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना ये बैटरीज और कैपेसिटर का काम है। तो ऑप्शन बी सी डी हमारे गलत है। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच प्रॉपर्टी डज द कैम्प्टन इफेक्ट डिस्क्राइब अबाउट फोटोन। कैम्प्टन इफेक्ट ने फोटोन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की है? उसने डिस्क्राइब की है हमारे पास मोमेंटम, जिसमें कैम्प्टन शिफ्ट का फार्मूला हमें दिया गया है, जिससे बताया गया कि फोटोन का कोई भी मैस नहीं होता, फोटोन स्कैटर करते हैं, स्कैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग इट्स एनर्जी, जिसकी वजह से उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये प्रूव करता है फोटोन कैरी मोमेंटम। इसमें फोटोन आता है, वो इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाता है और फोटोन का लैम्डा इंक्रीज हो जाता है। और वो यहाँ भी देख सकते हैं इनकमिंग फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करेगा और उसका अपना लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा, तो अपनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है कि इंसिडेंस लाइन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी है और खुद उसका लैम्डा इंक्रीज हो गया है। इससे पता चलता है कि इंसिडेंस लाइन का फोटोन का मैस तो नहीं होता लेकिन उसके अंदर मोमेंटम जरूर होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैम्प्टन इफेक्ट। तो कैम्प्टन इफेक्ट हाईलाइट करता है फोटोन पार्टिकल प्रॉपर्टीज। जब एक्सरे फोटोन कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो स्कैटर कर देता है विद लॉन्गर वेवलेंथ। अब देख सकते हैं पहले हमारी वेवलेंथ कम थी, जब इसने इलेक्ट्रॉन के साथ स्लाइड किया तो अब उसकी वेवलेंथ बढ़ गई है, वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है आपको। इसे कंफर्म हो जाता है कि मोमेंटम ट्रांसफर किया है फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को। ये फैक्ट वैलिडेट करता है कि फोटोन डिस्पाइट बीइंग मैसलेस, हत्ता के फोटोन मैसलेस है लेकिन फिर भी फोर्स एक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन विया और देयर मोमेंटम। ये बहुत ही क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग है हमारी रेडिएशन मैटर इंटरेक्शन की। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है कि फोटोन हैव जीरो मैस, तो मैस उसका होता नहीं, ऑप्शन ए गलत है। कैप्टन इफेक्ट शो करता है पार्टिकल नेचर ना कि वेव नेचर, ऑप्शन सी भी गलत है। और फोटोन की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट सी के, तो स्पीड रेट ये भी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होती है, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सी है, ऑप्शन बी मोमेंटम। एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट हैपन टू द हाई एनर्जी फोटोन जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करे। हाई एनर्जी फोटोन जब इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगी तो उसको स्कैटर करेगी, उसको अपने शेल से निकालेगी। और जब हाई एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगी तो उसको स्कैटर करेगी, खुद भी स्कैटर हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसिडेंस फोटोन का लैम्डा, देखिए लैम्डा कम था और स्कैटर फोटोन का लैम्डा ज़्यादा था। जब लैम्डा ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, लैम्डा इंक्रीज होने से फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। इसका ऑप्शन होगा डिक्रीज फ्रिक्वेंसी। फार्मूला है कैम्प्टन स्कैटरिंग का डेल्टा लैम्डा, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा और स्कैटरिंग का लैम्डा ग्रेटर देन होगा नीचे लैम्डा से, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी यहाँ पे स्मॉल भी हमने फ्रिक्वेंसी को शो किया है कि फ्रिक्वेंसी उसकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसे कुछ एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन को दे दी है, तो एनर्जी डिक्रीज होने से उसकी फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी और वेव लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी और मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए डिक्रीज फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वेव लेंथ इंक्रीज, तो वेव लेंथ डिक्रीज नहीं हुई बल्कि वेव लेंथ हमारी इंक्रीज हुई है। ऑप्शन में लिखा है वेव लेंथ डिक्रीज, तो वेव लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। ऑप्शन सी डी में देखें एनर्जी और मोमेंटम इंक्रीज हो रहे हैं और एनर्जी और मोमेंटम दोनों डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि अपने फोटोन ने कुछ एनर्जी या कुछ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया है, तो ऑप्शन बी सी डी हमारी गलत है। आंसर नंबर 7 है एनर्जी ऑफ गैमा फोटोन जिसकी वेव लेंथ है 1 एक्स्ट्रॉन, वो क्या होगी। फोटोन एनर्जी का फार्मूला है E = hc/λ और hc की वैल्यू
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होती है 12,400। ये वैल्यू हमारी कैसे आई? जैसे हम जानते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³ जूल, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 × 10⁻19 जूल। तो एच सी की वैल्यू निकालने के लिए हम प्लैंक्स कांस्टेंट को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 1.98 × 10⁻35 जूल पर मीटर। अब एच सी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल जो होती है 1.602 × 10⁻19 जूल से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 1.240 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट मीटर। अब मीटर को कन्वर्ट करना है हमने एंगस्ट्रॉम पर मीटर, एंगस्ट्रॉम में, और एक एंगस्ट्रॉम 1 मीटर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के। अब मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 10⁻10 है, यहाँ 10⁻6 है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 1.24 × 10⁻4 प्लस 4 से आ जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। इस तरह हमारी एच सी की वैल्यू आ गई 12,400 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में। और फार्मूला हमारा होता था E = Hc ओवर लैम्डा। लैम्डा में दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.24 × 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास यहाँ बुक में तमाम ऑप्शन एक जैसे ही लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम के लिए हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.24 × 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम ना होता, यहाँ पे होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अगर 0.1 एंगस्ट्रॉम में लैम्डा की वैल्यू दी जाती तो इसको हम 0.1 से डिवाइड करते, फिर हमारा आंसर आता 12.4 × 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे हमारे ये सारे ऑप्शन ठीक हो जाते। तो उम्मीद है कि आने वाले बुक के प्रिंट में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये ठीक हो जाएगी। सिंपल प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप एमसीक्यूज पढ़ें और उसके की कॉन्सेप्ट लें बस। तो 1 एंगस्ट्रॉम सा वैल्यू होगी 1.24 × 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 0.1 एंगस्ट्रॉम सा वैल्यू होगी 12.4 × 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसन में रेट है अगर एन अनसर्टेनली इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो जीरो हो, या कि डेल्टा एक्स वो जीरो हो, अनसर्टेनली प्रिंसिपल है जो हैंसबर्ग का, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी वो ग्रेटर देन इक्वल होगा h/2 पाई के, और डेल्टा एक्स तो जीरो हो गया तो पूरी वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती। जीरो को जब हम उस तरफ जाकर डिवाइड करेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। द अनसर्टेनिटी ऑफ इस मोमेंटम विल बी, तो इसके मोमेंटम की अनसर्टेनिटी होगी इन्फिनिटी। तो अगर हमारा डेल्टा एक्स जीरो जे तो डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम हमारी हो जाएगी इन्फिनिटी। तो प्रिसाइज पोजीशन नॉलेज मेक करेगा मोमेंटम को इन्फिनिटी अनसर्टेन। ऑप्शन ए और बी ये वायलेट कर रहे हैं इनइक्वलिटी को, तो ऑप्शन सी भी इम्पॉसिबल है कि मोमेंटम सर्टेन ही हो सकता अगर पोजीशन सर्टेन हो, क्योंकि हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोफेसर स्टेट करता है कि द पोजीशन एंड द मोमेंटम कैन नॉट बोथ बी प्रिसाइज नो, दोनों को एट अ टाइम प्रिसाइजली नहीं जाना जा सकता। अगर पोजीशन एग्जैक्ट होगी तो मोमेंटम हमारा इनफाइनाइटली अनसर्टेन हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टिंग कर रहा है क्वांटम मैकेनिक्स को, पैराबोलिस्टिक नेचर वेयर पार्टिकल लैक डेफिनेट ट्रेजेक्टरीज। करेक्ट ऑप्शन इज इनफाइनाइट। आंसर नंबर 9 है कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में एनिहिलेट हो जाते हैं? इस प्रोसेस कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में एनिहिलेट होके मिनिमम दो गैमा फोटोन पैदा करते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन, मैटर और एंटी मैटर भी एनिहिलेट होके गैमा फोटोन पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन एनिहिलेशन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कहते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन। और पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिलकर एनर्जी पैदा करें, इस प्रोसेस को कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। तो पेयर एनिहिलेशन अगर व्हेन पार्टिकल मीट करता है एंटी पार्टिकल के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ मीट करता है, तो अपने मैथ को वो कन्वर्ट कर देता है प्योर एनर्जी में। वो एनर्जी होगी कार्डिनो-आइंस्टाइन थ्योरी E = mc²। ये प्रोसेस यूज होता है PET स्कैन इन मेडिसिन, जिसमें पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन प्रोड्यूस करते हैं डिटेक्टेबल गामा रेज। हमारा करेक्ट ऑप्शन है पेयर एनिहिलेशन। आंसर नंबर 10 भी है कि कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द पेयर एनिहिलेशन? आप देखा प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन जब इनहेलेट करेंगे तो हमारे फोटोन प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर दो फोटोन पैदा करेंगे। सॉरी मैं गलत ऑप्शन एमआर कर दिया है, प्रोड्यूस फोटोन होंगे, ये प्रोटॉन लिखा हुआ है, प्रोड्यूस होंगे फोटॉन्स। तो इन पेयर इनलेशन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ये दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इमिट करते हैं फोटोन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये तो डिस्ट्रॉय होते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं होते। इसलिए हमारे तमाम ये ऑप्शन गलत है। ये फोटोन कंजर्व करते हैं एनर्जी को भी और मोमेंटम को भी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन E = mc²। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की जब इनलेशन होती है तो दो फोटोन पैदा होते हैं।
तो ऑप्शन ए है हमारे पास फोटोन, करेक्ट ऑप्शन। अब हम करेंगे क्वांटम फिजिक्स एक्सरसाइज शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन 1 है, प्रूव करें एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन होता है E इक्वल टू एच वी, मोमेंटम फोटोन होता है P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, जबकि स्पीड ऑफ लाइट C होगी इज इक्वल टू, और स्पीड ऑफ लाइट C होता है एफ लेमडा, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये एफ लेमडा होता है, ये स्मॉल v हमने फ्रिक्वेंसी को शो किया हुआ है। तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज पी, इसमें सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट है जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप अराइज बिकॉज फोटोन और मैथलेस। तो इनका डायरेक्ट रिलेशन अराइज आता है क्योंकि फोटोन का कोई मैथ नहीं है। जो फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। तो हमारा एनर्जी ऑफ प्रोटॉन था एच वी, वी को हमने फ्रिक्वेंसी कहा था जिसे हम कह देते हैं ई इज इक्वल टू एच एफ। तो एफ इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा हम डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ई आ जाएगा ई इज इक्वल टू एच, और एफ की जगह आ जाएगा सी ओवर लेमडा। हमारा दूसरा फार्मूला था पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, इसको रीअरेंज करते हैं। तो पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा एच ओवर पी। तो इस लेमडा की वैल्यू भी इसमें कुछ करते हैं, तो 1 ओवर लेमडा हो जाएगा पी ओवर एच। इस लेमडा की जगह हमने यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा एच सी पी ओवर एच। एच ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू सी पी। एनर्जी आ जाएगी सी पी, जब सी कॉन्स्टेंट है तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। पी हमारा मोमेंटम ऑफ द फोटोन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो क्वेश्चन प्रूव करना था एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमने प्रूव कर दिया एनर्जी एंड फोटोन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम जानते हैं वेव एग्जिबिट करता है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, ड्यूल नेचर, वेयर देयर एनर्जी ई एंड मोमेंटम ये लिंक करते हैं प्लैंक कांस्टेंट एच के साथ और स्पीड ऑफ लाइट सी के साथ। तो डेरिवेशन ई इज इक्वल टू सी पी ये कंफर्म कर रहा है कि एनर्जी स्केल कर रही है, डायरेक्टली रिलेट कर रही है लीनियरली विद मोमेंटम, कि एनर्जी लीनियरली मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये यूनिक प्रॉपर्टी है मैथलेस ऑफ पार्टिकल्स की। दिस रिलेशनशिप अंडरपिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना लाइक रेडिएशन प्रेशर, वे लाइट अगर फोर्स विया फोटोन एंड मोमेंटम ट्रांसफर करती है, जैसे कि कैप्टॉन शिफ्ट। क्वेश्चन 2 है, कन्वर्ट करें 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। एनर्जी दी गई है हमें 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं उन्हें 10⁻6 और 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ पुट करेंगे तो एनर्जी जूल में आ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दिए गए हैं 800, तो 800 को हम इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.282 इंटू 10⁻⁻10 जूल, राउंड टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू फिनोमेना टू डिस्क्राइब फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। तो पहला फिनोमेना है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटोन ट्रांसफर करता है एंटायर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग इफ कि एनर्जी ग्रेटर देन हो वर्क फंक्शन से तो फोटोन ट्रांसफर करता है एंटायर एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन। ये हमने बुक का टॉपिक फोटोन क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया है, और यहाँ से इसकी कंडीशन ली है कि एनर्जी ग्रेटर देन हो 0, तो तब एक्सपेल करेगा इलेक्ट्रॉन पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। और सेकेंड है कैप्टॉन स्कैटरिंग, फोटो कोलाइड इलास्टिसिटी, फोटोन कोलाइड इलास्टिसिटी। तो फोटोन कोलाइड करेंगे इलास्टिकली विद एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग पार्शियल एनर्जी एंड इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। तो फोटोन इलास्टिकली कोलाइड करेंगे विद इलेक्ट्रॉन, अपनी पार्शियल एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे और अपनी वेवलेंथ इंक्रीज कर लेंगे। ये हम डायग्राम दे सकते हैं कैप्टॉन इफेक्ट, फोटोन इलास्टिकली कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, उसे कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और अपनी वेवलेंथ इंक्रीज कर लेंगे, इसको हम कहते हैं कैप्टॉन इफेक्ट। यहाँ भी कैप्टॉन इंटरेक्शन आप देख सकते हैं कि फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किए हैं और स्कैटर फोटोन हो गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनकमिंग एक्सरे आएगी, वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी दे देगी जो इस इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी से इक्वल या ज़्यादा होगी, अदरवाइज हमारा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो वो साइड होकर हायर शेल में चला जाएगा। तो हमारा एनर्जी ग्रेटर देन हो वर्क फंक्शन से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होगा एक्सपेल हो जाएगा, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ क्वांटाइज एनर्जी ट्रांसफर, और कैप्टॉन स्कैटरिंग प्रूव करती है फोटोन मोमेंटम एंड वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन आर द फंडामेंटल टू द क्वांटम मैकेनिक्स, ये फंडामेंटल हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। ये शो करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं कि फोटोन जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी के पैकेट्स हैं जिसे हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं, बस कैप्टॉन स्कैटरिंग रिवील करती हैं कि मोमेंटम p इज इक्वल टू एच लेमडा के इक्वल होता है।
बोथ फिनोमेना रिजेक्ट कर रहे हैं क्लासिकल वेव ओनली मॉडल को, और ये सबूत साबित कर रहे हैं कि आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ठीक थी। क्वेश्चन 4 है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाउ इट इज़ नोन डैट कि एक इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑब्जॉर्ब, कि एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व नहीं करेगा मोर देन वन फोटोन। इसका एविडेंस देंगे हम। तो इसका पहला एविडेंस है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जिसे वी नॉट या एफ नॉट कह सकते हैं। नो इलेक्ट्रॉन अमिट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी रिगार्डलेस ऑफ लाइट इंटेंसिटी। इफ मल्टी फोटोन ऑब्जॉर्व होंगे अकर होंगे तो हाई इंटेंसिटी शुड रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन एट एनी फ्रिक्वेंसी। मल्टी फोटोन होंगे तो हाई इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो मल्टी फ्रिक्वेंसी के इजेक्ट होंगे, जो हमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी नहीं हुए। इसका मतलब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है और वो मल्टी फोटोन ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती। डज नॉट ऑब्जॉर्व मोर देन वन फोटोन, सिर्फ एक ही फोटोन ऑब्जॉर्व कर सकती है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा एविडेंस है काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंस, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है ओनली ऑन फ्रिक्वेंसी, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगर मल्टीपल फोटोन ऑब्जॉर्व होंगे तो हायर इंटेंसिटी विल इंक्रीज एनर्जी, हाई इंटेंसिटी से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट के कॉन्ट्राडिक्ट है, ये उसके बरखिलाफ है। और थर्ड एविडेंस है इंस्टेंटेनियस एमिशन, के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं इमीडिएटली लेस दैन 10⁻⁻9 सेकंड में। मल्टी फोटोन अगर बाहर होंगे तो वुड कॉज डिले एट लो इंटेंसिटी, कि अगर जो लो इंटेंसिटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन का डिले आएगा। इस तरह के प्रैक्टिकल में कभी डिटेक्ट नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इमीडिएटली फ़ौरन ही इजेक्ट हो जाते हैं, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एमिशन। ये तीन एविडेंस हैं कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑब्जॉर्व मोर देन वन फोटोन। तो लीनियरिटी ऑफ द किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, ये कंफर्म करता है सिंगल फोटोन अब्जॉर्प्शन को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑपरेट करते हैं विया क्वांटाइज एनर्जी ट्रांसफर। ए फोटोन एक्साइट करेगा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को, जबकि क्लासिकल फिजिक्स ने प्रेडिक्ट किया था इंटेंसिटी डिपेंडेंट एनर्जी, नो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, बट एक्सपेरिमेंटल शो अदरवाइज। एक्सपेरिमेंट ने हमें क्लासिकल फिजिक्स को रिजेक्ट कर दिया। तो ये कंक्लूसिवली प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा फोटोन इंडिविजुअली, अ कॉर्नर स्टोर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वेश्चन 5 है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द वर्क फंक्शन फ्रॉम अ प्लॉट ऑफ टॉपिक पोटेंशियल। इस टॉपिक पोटेंशियल का हमने ग्राफ प्लॉट किया है वर्सेस फ्रिक्वेंसी। इस तरफ हमारा टॉपिक पोटेंशियल है, इस तरफ हमारी फ्रिक्वेंसी है। कैन प्लैंक्स कांस्टेंट बी डिटरमाइंड। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखते हैं, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। जो किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ई वी नॉट, जिसमें वी नॉट हमारा स्टेपिंग पोटेंशियल है, ये हमारा स्मॉल वी हमारे पास फ्रिक्वेंसी है जो बराबर होती है सी ओवर लैम्डा के, और फाइव हमारे पास वर्क फंक्शन है, और एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। फ्रिक्वेंसी को एफ भी कह सकते हैं, फिर फार्मूला हो जाएगा एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। अब हम ग्राफ एनालाइज करते हैं। ये फ्रिक्वेंसी का ग्राफ हम नया विद एनर्जी, या फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बना लें विद टॉपिक पोटेंशियल। इसमें जो ये पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एक्सटेंड टू लाइन एक्स एक्सिस। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एफ नॉट, जहाँ पे वी नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वी नॉट टॉपिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये जब एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर जाएगा तो ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तुम्हारा वर्क फंक्शन होगा एच एफ नॉट, प्लैंक कांस्टेंट और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तुम्हारे वर्क फंक्शन फाई होगा, ये होगा वाई इंटरसेप्ट पे। ये देखिए वाई इंटरसेप्ट पे जब ये फ्रिक्वेंसी की लाइन हमारी टॉपिक पोटेंशियल की लाइन को या एनर्जी की लाइन को यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखें। तो ये पॉइंट जब वाई एक्सिस को कट करेगा तो इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्क फंक्शन फाई। तो स्लोप ऑफ द लाइन होगी प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ई, तो एच हो जाएगा स्लोप मल्टीप्लाई बाय ई। तो इस फार्मूले से ग्राफ को देखते हुए हम प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू एच भी निकाल सकते हैं, जो है स्लोप मल्टीप्लाई बाय ई। तो इस तरह हमारा ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ आप पोटेंशियल डिफरेंस फोटो करंट का ग्राफ दे सकते हैं, साथ में आप एनोड पोटेंशियल का फोटो करंट के साथ ग्राफ दे सकते हैं, साथ में आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट का एट डिफरेंट इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ दे सकते हैं। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रिक्वेंसी एफ या वी प्लॉट इज लीनियरली विद स्लोप, उसे लीनियर स्लोप होगी एच ओवर ई, एंड एक्स इंटरसेप्ट जिसे कहेंगे एफ नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एफ नॉट कहेंगे, जो एक्स इंटरसेप्ट पे निकलेगी वो हमारी एक्स इंटरसेप्ट में निकलेगी। एफ नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय प्लैंक कांस्टेंट होगा। दिस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई क्वांटम थ्योरी एंड अलाउ मेजरमेंट ऑफ, जिससे हम प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन को हम मेजर कर सकते हैं विदाउट नोइंग द मटेरियल प्रॉपर्टी, बगैर मटेरियल की प्रॉपर्टी को जाने हुए। मिलिकॉन ने 1960 में एक्सपेरिमेंट किया था और कंफर्म किया था आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। क्वेश्चन 6 है, हाउ डज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो अफेक्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक आउटकम को। तो पहला फैक्ट देते हैं थर्मोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे थर्मल एनर्जी कॉजिंग एमिशन विदाउट लाइट,
जिससे इंक्रीज हो जाएगा डार्क करंट। यहाँ पे थर्मोनिक एमिशन देख सकते हैं कि मेटल पीस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उसे हीट करते हैं तो उससे डार्क करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। या इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं हॉट फ्लेम से, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन हीट होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन गन में रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटल को हीट करें, ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस से, और इलेक्ट्रॉन को एमिट करें, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम थर्मोनिक एमिशन। और अगर हमारी हाई इंटेंसिटी होगी, लो इंटेंसिटी पे कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाई इंटेंसिटी पे फोटो करंट ज़्यादा होगा। तो हाई इंटेंसिटी में लॉट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लो इंटेंसिटी पे करंट कम, हाई इंटेंसिटी पे ज़्यादा। तो हाइयर फ्रिक्वेंसी हाइयर एनर्जी पर वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। हाइयर फ्रिक्वेंसी होगी तो हाइयर एनर्जी होगी, हाइयर इंटेंसिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा होगा। इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस दैन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, लेकिन फ्रिक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगा तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अगर फ्रिक्वेंसी हमारी कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है वर्क फंक्शन चेंज। हीटिंग एनी ऑक्सीडाइज द सरफेस आल्टरिंग वर्क फंक्शन। हायर वर्क फंक्शन राइज हो जाएगा। तो एनी ऑक्सीडाइज सरफेस को हीट करेंगे तो उससे हम वर्क फंक्शन को अल्टर कर रहे हैं। तीसरा किनेटिक एनर्जी शिफ्ट। थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड लेस फोटोन एनर्जी, स्लाइटली इंक्रीजिंग किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट अ गिवन फ्रिक्वेंसी वी। तो थर्मली जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उन्हें कम फोटोन एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को एट एनी गिवन फ्रिक्वेंसी। इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं मेजरमेंट बाय एडिंग नॉइस यानी कि थर्मोनिक एमिशन, और मे शिफ्ट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जिससे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी शिफ्ट हो सकती है। तो अगर हमारा टेम्परेचर राइज होगा, एग्रीगेट करेगा एटम को, जिससे इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अगर टेम्परेचर राइज करेंगे। ये इंड्यूस करेगा थर्मोनिक एमिशन, जिसे कहते हैं एडिशन फैक्ट, विच कंप्लीट द फोटो एमिशन। इसे फोटो एमिशन कंप्लीट करेगी। सरफेस केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगी, और इससे हमारा वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू मॉडिफाई तब्दील हो जाएगी। तो प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर को टू आइसोलेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट चाहिए ताकि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें, टू आइसोलेट कर सकें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्वेश्चन 7 है विच एस्पेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ये वाले एस्पेक्ट एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो क्लासिकल फेलियर देखते हैं। एक है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी इंटेंसिटी शुड इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एट एनी फ्रिक्वेंसी, किसी भी फ्रिक्वेंसी पे हमारी इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन लाजमी रिजेक्ट होंगे। लेकिन हमारे में पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अगर फ्रिक्वेंसी हमारी कम हो तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होंगे, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे गलत साबित हुई। क्वांटम में कि हमारी नो एमिशन, अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से हमारी फ्रिक्वेंसी कम हो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से हमारी फ्रिक्वेंसी कम हो तो हमारी एमिशन होगी नहीं। सेकंड है किनेटिक एनर्जी विद इंटेंसिटी। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी हायर इंटेंसिटी होगी तो हायर किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बताती है किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे, ये हायर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। थर्ड है इंस्टेंटेनियस एमिशन। क्लासिकल कह रही थी एनर्जी अकोमुलेशन शुड कॉज डिले, एनर्जी अकोमुलेशन से डिले हो सकता है, स्पेशली एट लो इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन जो मिट होंगे उनका डिले हो सकता है। लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा, क्वांटम फिजिक्स में देखा तो एमिशन जो होती है फ़ौरन इमीडिएट हो जाती है, 1 सेकंड से भी पहले, 1 नैनो सेकंड से भी पहले। इंस्टेंटेनियस एमिशन को हम क्वेश्चन नंबर 4 में, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक्सप्लेन करके आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो एनर्जी आ रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन को मिट करेगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू होनी चाहिए लाइट एनर्जी जो इन हो रही है माइनस बाइंडिंग एनर्जी से लाइट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी HP माइनस वर्क फंक्शन। तो क्लासिक वेव थ्योरी प्रिडिक्ट कर रही थी इंटेंसिटी डिपेंडेंट एनर्जी, कि इंटेंसिटी डिपेंडेंट एनर्जी, क्वांटम रिक्वायर्स फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंस। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंस है। तो क्लासिक से ट्रीट करती थी लाइट को एज अ कॉन्टिन्यूस वेव एक्सपेक्टिंग एनर्जी अकोमुलेशन ओवर टाइम और इंटेंसिटी डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है एंड इंस्टेंटेनियसली डिफाइन दिस फॉर डिकेड्स अंटिल आइंस्टाइन फोटोन मॉडल जो 1905 में हुआ रिजॉल्व दिस एनोमलीज, जिसने पैदा किया क्वांटम थ्योरी को। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैम्पटन इफेक्ट। तो सिग्निफिकेंस देते हैं, ये कंफर्म करता है फोटोन की मूवमेंट को, ये प्रूव करता है कि P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा है, via वेवलेंथ शिफ्ट भी प्रूव करता है कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर MC 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, इस फार्मूले को भी प्रूव करता है। ये वैलिडेट करता है पार्टिकल वेव ड्यूलिटी को, तो शो करता है कि लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल एज वेल इन कोलिजन। और थर्ड है कंजर्वेशन लॉज को ये कि डोमिनेट करती है एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन इन क्वांटम स्केल पे एनर्जी मोमेंटम जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। तो कैम्पटन शिफ्ट
डेल्टा लैम्डा ये ऑब्जर्वेबल है, ये सबूत है फॉर फोटोन मोमेंटम का। जो क्रिप्टॉन शिफ्ट है कि फोटोन में मोमेंटम होता है और ये अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके स्कैटर करता है, ये एविडेंस है कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है। तो क्रिप्टॉन स्कैटरिंग 1923 में इसे प्रोवाइड किया था फर्स्ट डायरेक्ट प्रूफ दैट कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है बाय स्कैटरिंग एक्सरे ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने के बाद स्कैटर करती है और मेजर वेवलेंथ शिफ्ट, जो वेवलेंथ मेजर शिफ्ट करते हैं उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है इनिशियल वेवलेंथ से। आर्थर कैम्पटन शो दैट लाइट ट्रांसफर मोमेंटम लाइक पार्टिकल, कि जो लाइट है फोटोन है ये पार्टिकल की तरह मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को वाइल ओबेइंग द क्वांटम कंजर्वेशन लॉ, और ये क्वांटम और कंजर्वेशन लॉ को ओबे करते हैं। दिस सीमेंटेड, इसने बुनियाद रखी वे पार्टिकल ड्यूअलिटी को बुनियाद रख के साबित कर दिया और इनवैलिडेट और गलत साबित कर दिया क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉडल जो थे उन सबको इनवैलिड कर दिया। क्वेश्चन 9 है डिफरेंशिएट करने बिटवीन कैप्टॉन शिफ्ट और कैप्टॉन वेवलेंथ को। कैप्टॉन शिफ्ट जिसे हम डेल्टा लैम्डा कहते हैं वो चेंज इन फोटोन वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग, कि स्कैटरिंग होने के बाद फोटोन की वेवलेंथ में कितनी तब्दीली पैदा हुई है, वेवलेंथ की तब्दीली को हम कहते हैं कैप्टॉन शिफ्ट। आप देख सकते हैं टकराने से पहले फोटोन का लैम्डा कम था, टकराने के बाद फोटोन का लैम्डा ज़्यादा हो गया, तो ये लैम्डा तब्दील हुआ। जितना लैम्डा की वैल्यू तब्दील हुई इस लैम्डा की वैल्यू की तब्दीली को कहते हैं कैप्टॉन शिफ्ट, और ये बराबर होता है H/mc 1 माइनस कॉस थीटा के। तो ये एंगल डिपेंडेंट होता है, H/mc की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो जितना थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना डेल्टा लैम्डा भी ज़्यादा होगा, ये वेरी करेगा थीटा के साथ, तो ये एंगल डिपेंडेंट है। नंबर 2 है कैप्टॉन वेवलेंथ जिसे लैम्डा सी कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है। लैम्डा सी कैप्टॉन वेवलेंथ इसकी वैल्यू है H/mc, ये वैल्यू फिक्स है 2.426 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो लैम्डा सी जिसे कैप्टॉन वेवलेंथ कहते हैं, ये इसमें हमारा जो डेल्टा लैम्डा है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। डेल्टा लैम्डा जिसे हम कैप्टॉन शिफ्ट कहते हैं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और दूसरा हमारे पास लैम्डा सी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है 2.426 इंटू 10⁻12 मीटर। तो लैम्डा सी हमारे पास एक फंडामेंटल कांस्टेंट है जिसको हम कैप्टॉन वेवलेंथ भी कहते हैं H/m0/c, ये फंडामेंटल हमारा एक कांस्टेंट है। तो कैप्टॉन शिफ्ट इज द मेजरेबल वेवलेंथ चेंज इन स्कैटर फोटोन डिपेंडिंग ऑन द एंगल थीटा, जबकि कैप्टॉन वेवलेंथ जिसे लैम्डा सी कहते हैं इज अ फिक्स वैल्यू, इसकी फिक्स वैल्यू है ड्राइव फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन मास, जिसे इलेक्ट्रॉन मास हमने ड्राइव की है, रिप्रेजेंटिंग द स्केल एट विच क्वांटम इफेक्ट डोमिनेट। इट डिफाइन द मैक्सिमम पॉसिबल शिफ्ट इन बैक स्कैटरिंग, मैक्सिमम पॉसिबल शिफ्ट कब होगी जब बैक स्कैटरिंग के जाएगा और 180 डिग्री वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम शिफ्ट है कि हमारा फोटोन जाएगा और टकरा के फुल वापस आ जाएगा, तो मैक्सिमम शिफ्ट 180 डिग्री के लिए हमारे पास लैम्डा सी कैप्टॉन वेवलेंथ की वैल्यू होगी 2.426 इंटू 10⁻12, ये मैक्सिमम शिफ्ट के लिए होगी। सो द चेंज इन वेवलेंथ बिटवीन द इंसिडेंस एंड स्कैटर फोटोन, इसको हम कहते हैं कैप्टॉन शिफ्ट। ये डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल थीटा पे, तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंस और स्कैटर फोटोन के हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल थीटा। इफ द स्कैटरिंग एंगल थीटा, तो कैप्टॉन शिफ्ट हैज अ डेफिनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे कहेंगे कॉल्ड कैप्टॉन वेवलेंथ। और कैप्टॉन वेवलेंथ की मैक्सिमम शिफ्ट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे होगी 2.42 इंटू 10⁻12 मीटर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैसे हाउ डज स्कैटरिंग एंगल अफेक्ट करता है कैप्टॉन शिफ्ट को। तो स्कैटरिंग एंगल का अफेक्ट देखेंगे कैप्टॉन शिफ्ट पे, तो हमारा डेल्टा सी का फार्मूला होता है लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा, और लैम्डा सी H/mc ये कांस्टेंट वैल्यू है, और थीटा हमारा स्कैटरिंग एंगल है। एंगल डिपेंडेंस, जब थीटा 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, जब cos 0 1 हो जाएगा तो डेल्टा लैम्डा 0 हो जाएगा, कोई शिफ्ट नहीं आएगी, कोई शिफ्ट नहीं आएगी। जब थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 0 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा लैम्डा सी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब थीटा 180 डिग्री होगा तो cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा हो जाएगा 2 लैम्डा सी के। तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम शिफ्ट। मैक्सिमम शिफ्ट तब होता है जब थीटा हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो, तो cos 180 -1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम शिफ्ट तब होगा जब फोटोन जाएगा और टकरा के 180 डिग्री पे वापस आ जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा मैक्सिमम शिफ्ट। तो हमारा जो शिफ्ट है ये इंक्रीज होगा थीटा, तो इसे मेजर करेंगे ओनली जब थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा 0 हो जाएगा, शिफ्ट ही नहीं होगी। तो एंगल थीटा ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है कैप्टॉन शिफ्ट को इस फार्मूले के तहत 1 माइनस cos थीटा। तो अगर फॉरवर्ड स्कैटर हो रहा है तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो कोई शिफ्ट नहीं होगी, निग्लिजिबल शिफ्ट होगी। अगर बैकवर्ड स्कैटर होगा कि फोटोन जाएगा और टकरा के वापस आ जाएगा, तो थीटा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री में ये हमारी मैक्सिमम शिफ्ट होगी। थीटा जब 180 डिग्री होगा तो हमारा
मैक्सिमम शिफ्ट होगा। द एंगल डिपेंडेंस अलाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन एंड फोटॉन पार्टिकल बिहेवियर। ये एंगल डिपेंडेंस से हमें पता चल जाता है, हमें मिल जाता है कि एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन को और फोटॉन के पार्टिकल बिहेवियर को। क्वेश्चन 11 है, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। फोटॉन एनर्जी ER ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 2mc², क्योंकि रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है mc²। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, एक पॉजिट्रॉन होगा, तो ये जो एनर्जी होगी इक्वल टू ग्रेटर देन होनी चाहिए 2mc², यानी कि एनर्जी जो होगी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या इससे ज़्यादा होगी, तो तब हमारी पेयर प्रोडक्शन होगी। अगर एनर्जी से कम होगी तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी होती है, रेस्ट मैस होता है, वो होता है mc², और mc² की वैल्यू है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिनिमम टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, इतनी एनर्जी मिनिमम एनर्जी है जो मेरे रिक्वायर्ड है ताकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर हम क्रिएट कर सकें। इससे कम एनर्जी पे हमारा पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड बॉडी एक हैवी न्यूक्लियस चाहिए ताकि वो मोमेंटम को कंजर्व कर सके। तो जब भी फोटॉन आ रहा होगा हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए जो फोटॉन के मोमेंटम को कंजर्व कर सके। और थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्ट्रांग फील्ड होगी जो सिर्फ न्यूक्लियस नियर न्यूक्लियर के करीब अवेलेबल है, वो फैसिलिटेट करेगी एनर्जी कंजर्वेशन को टू मैस। इसलिए इसके लिए स्ट्रांग फील्ड चाहिए और स्ट्रांग फील्ड हमें ये न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें फोटॉन की एनर्जी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या से ज़्यादा होनी चाहिए, एक थर्ड बॉडी न्यूक्लियस होना चाहिए, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए ताकि हमें फैसिलिटेट करे एनर्जी कंजर्वेशन टू मैस। थर्ड बॉडी होगी ताकि हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकें, फोटॉन को मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमें थर्ड बॉडी न्यूक्लियस की जरूरत होगी। तो एनर्जी की थ्रेशोल्ड है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इम्पॉसिबल इन वैक्यूम, इसके लिए नीड होती है इंटरेक्शन विद मैटर। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, पेयर प्रोडक्शन कन्वर्ट करता है फोटॉन को पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में, यानी कि गैमा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में, फोटॉन कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल एंटी पार्टिकल में। तो इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमें मिनिमम एनर्जी जो चाहिए 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। मोमेंटम कंजर्व करेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक थर्ड पार्टिकल हो, यूजली कोई एटॉमिक न्यूक्लियस हो, ताकि वो जो फोटॉन का जो मोमेंटम है वो न्यूक्लियस जो होगा वो उसको कंजर्व करेगा। टू अब्जॉर्ब रिक्वायर दिस प्रोसेस अकर इन इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रोसेस होगा जब इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, सच एज हैवी न्यूक्लियस, यानी कि कोई हैवी न्यूक्लियस मौजूद होगा, उसकी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसके करीब वो मोमेंटम को कंजर्व करने के बाद फोटॉन जो होगा वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। डेफिनेशन है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग मैटर। मूविंग मैटर के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है उसको हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसका फार्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू h/p। पी मोमेंटम है तो h/mv, पी मोमेंटम, m मैस और v वेलोसिटी। अप्लाई टू ऑल मैटर, ये तमाम मैटर पे अप्लाई होती है, इलेक्ट्रॉन हो, बुलेट्स हो, प्लैनेट्स हो, सब पे डी ब्रोगली वेवलेंथ अप्लाई होती है। ये सिग्निफिकेंट है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे लार्ज लैम्डा रिलेटेड टू द साइज, या साइज के मुकाबले में लैम्डा की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो तो वहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसका यूज बहुत फायदेमंद है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस 1924 में स्टेट दैट पार्टिकल एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज विद वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p, कि कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर वेव पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उसका लैम्डा जो होता है वो h/p के इक्वल होता है। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा मैच कर जाता है एटॉमिक स्केल पे, तो एक्सप्लेन करता है क्वांटाइजेशन इन बोहर मॉडल। और जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका लैम्डा तकरीबन नेजिबल होता है। जैसे 1 kg बॉल है एट 1 मीटर पर सेकेंड, उसका लैम्डा होगा 10 की पावर -34 मीटर, और इतनी बड़ी वैल्यू को तो हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। ये कंफर्म कर रहा है वाई क्लासिकल फिजिक्स सफाइज फॉर लार्ज सिस्टम। तो इतना छोटा लैम्डा आ गया जो फिजिकल कोई उसने डिटेक्ट भी नहीं हो सकता, इसलिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का निग्लिजिबल लैम्डा होता है। जैसे हम 21.4 असाइनमेंट में एक्सप्लेन करके हैं कि अगर हमारा लैम्डा की वैल्यू 10 की पावर -20 तक हो तो तब हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे छोटे लैम्डा को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो काइंडली को समझने के लिए असाइनमेंट 21.4 देख लीजिएगा प्लीज। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को देते हैं, अ पार्टिकल ऑफ लार्ज मैस एंड ऑर्डिनरी स्पीड हैज टू स्मॉल वेवलेंथ टू बी डिटेक्टेड बाय कन्वेंशनल मीन,
कि बड़ा मैस है और बहुत ऑर्डिनरी स्पीड है, तो उसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होगी कि उसे हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते आम कन्वेंशनल मीन से। तो एक टीनी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है विद टिपिकल स्पीड, तो उसकी वेवलेंथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी या एच ओवर एम वी के फार्मूले से। इसे बड़े ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं होती और छोटे ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और उस वेवलेंथ को हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। विच फिनोमेना प्रूव करता है पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो वो फिनोमेना है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्यों? इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होता है ओनली अगर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा हो, जिसे कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी से, तो फोटोन की एनर्जी पे वो डिपेंड नहीं करता। एक है इंस्टेंटेनियस एमिशन कि वन फोटोन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसे तफसील से एक्सप्लेन करके हैं, काइंडली इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिएगा। इसका ऑल्टरनेटिव फिनोमेना है कैम्पटन स्कैटरिंग, ये प्रूव करता है मोमेंटम ट्रांसफर को, और दूसरा है ब्लैक बॉर्डर रेडिएशन, वो रिक्वायर करता है क्वांटाइज्ड एनर्जी एक्सचेंज को। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायरेक्टली डेमोंस्ट्रेट करता है कि फोटोन एज अ डिस्क्रीट पार्टिकल, के फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव प्रोवाइड्स द क्लियरेस्ट एविडेंस कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होते हैं वो क्लियरेस्ट एविडेंस, क्लियर सबूत हमें प्रोवाइड करते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। अनलाइक वेव बेस्ड मॉडल, जो पुराने क्लासिकल वेव बेस्ड मॉडल से उनको ये रिजेक्ट कर देती है। ये शो करती है कि फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की डिपेंडेंस है, और इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स आता है, और क्वांटाइज्ड एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऑल एक्सप्लेन बाय फोटोन एज अ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट, और तमाम हमने एक्सप्लेन किया फोटोन एज डिस्क्रीट पैकेट। तो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था 1905 पे, जिसपे उसे नोबेल प्राइज मिला था, और उसने इंकलाब बर्पा कर दिया था क्वांटम थ्योरी में। अब हम करेंगे कम्प्रहेंसिव लॉ क्वेश्चन का सोल्यूशन। लॉ क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ डज क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन इट्स रिजल्ट्स। देखिए, जब भी कोई लाइट आएगी किसी सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी से और वो मेटल की सरफेस पे पड़ेगी, तो मेटल की सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, लाइट आई किसी सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी की, वो मेटल की सरफेस से पड़ी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, ये फिर डिटेक्टर की तरफ चले गए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मटेरियल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट, जब सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी 1905 में आइंस्टाइन ने पेश की थी कि लाइट कंसिस्ट करती है डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स में, जिसको हम कहते हैं फोटॉन्स, और हर फोटॉन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच वी, जिसमें एच हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट और वी हमारे पास है फ्रिक्वेंसी। हमारी बुक में फार्मूला E इक्वल टू एच एफ है, जिसमें एफ हमारे पास लाइट की फ्रिक्वेंसी है। अब मिनिमम फंक्शन नीडेड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्पेसिफिक मटेरियल, कि कम से कम कितनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्वेश्चन नंबर 3 में, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, और वर्क फंक्शन को शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, 6 में, 7 में एक्सप्लेन करके हैं, काइंडली जरूर देखिएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इक्वल होती है प्लैंक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट ओवर लैम्डा, और सी ओवर लैम्डा हमारे पास हो जाएगा एफ, यानी कि एच एफ माइनस वर्क फंक्शन यहाँ पे भी, वे के मैक्सिमम, यहाँ पे के मैक्सिमम दिया हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मेटल सरफेस को नेगेटिव दिए और डिटेक्टर को हमने पॉजिटिव दिया, साथ में हमने एक एमीटर लगा दिया। जब लाइट इस पर फॉल करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को मीट करेगी, और डिटेक्टर जब इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा। की रिजल्ट देखते हैं, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी जो हम लाइट को गिवन फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं वो हमारे मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन की एमिशन नहीं होगी। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे फेल हो गई थी। उन्होंने कहा था कि एमिशन एक्सपेक्टेड है, आप किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट दें उसकी इंटेंसिटी हाई हो तो इलेक्ट्रॉन लाजमी एमिट होंगे। लेकिन हमारी मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अगर आने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी कम होगी तो कोई भी एमिशन नहीं होगी। आगे है इंस्टेंटेनियस एमिशन, कि अगर देने वाली फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल या ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन फौरन इमीडिएटली एमिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एमिट होने में लेस देन 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लेंगे। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स कहती थी एक्सपेक्टेड टाइम लैग भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है फॉर एनर्जी अकोमोडेशन, कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की अगर लाइट आ रही है तो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली जल्दी इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी, और लो इंटेंसिटी वाली, लो फ्रिक्वेंसी वाली देर से इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फौरन एमिट हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्लासिकल फिजिक्स हमारी फेल हो गई थी। फिर से कनेक्टिक एनर्जी मैक्सिमम विद इंटेंसिटी,
हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे और करंट ज़्यादा होगा। तो क्लासिकल फिजिक्स यहाँ भी फेल हो गई थी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हायर इंटेंसिटी पे हायर कनेक्ट एनर्जी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हायर इंटेंसिटी हो तो हायर कनेक्ट एनर्जी नहीं होती, बाकी इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ज़्यादा देंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मीट होंगे, लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्वांटम फिजिक्स ने रिजॉल्व कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्यों? उसने ट्रीट किया है लाइट को एज अ पार्टिकल और एज अ फोटोन उसको ट्रीट करते हुए उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो थ्योरी है इसको रिजॉल्व कर दिया कि हर फोटोन अपनी एंटायर एनर्जी ट्रांसफर कर देता है सिंगल इलेक्ट्रॉन को, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे विद काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच सी ओवर लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, या एच फ्रिक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। ये एक्सप्लेन कर रहा है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंस एंड इंस्टेंटेनिटी, कॉर्नरस्टोन ऑफ क्वांटम थ्योरी, जिन चीज़ों को क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एक्सप्लेन या एड्रेस नहीं कर सकी थी। इसमें बुक का टॉपिक 21.2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं कि लाइट शाइन होती है मेटल सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम पी, इस पी साइड के मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो करंट फ्लो बिटवीन पी एंड सी, यहाँ से करंट पी से फ्लो करके सी डिटेक्टर की तरफ जाता है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन हमने मेजर करने चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट हमारे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है सो फार, बिकॉज लाइट एज अ वेव कैरियर ऑफ एनर्जी, लाइट एक वेव है और ये एनर्जी को कैरी करती है। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देखें, अगर इंटेंसिटी कम आएगी तो करंट कम होगा, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा करंट ज़्यादा हो जाएगा। डिफरेंट इंटेंसिटी पे डिफरेंट करंट होता है, लेकिन तमाम इंटेंसिटी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज कैम्प्टन इफेक्ट, डिस्कस इन डिटेल। तो कैम्प्टन इफेक्ट की डेफिनेशन देते हैं इंक्रीज इन वेवलेंथ। ये देखिए फोटोन आ रहा है, फोटोन जब किसी इलेक्ट्रॉन के साथ किसी पार्टिकल से टकराता है तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। जो स्कैटर एक्स रे फोटोन है इसका लैम्डा इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज द वेवलेंथ एंड डिक्रीज इन एनर्जी, इसकी एनर्जी कम हो जाती है कि अपनी कुछ एनर्जी ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ऑफ एक्स रे या गैमा फोटोन, कोई भी एक्स रे या गैमा फोटोन आ रहा है तो अपनी एनर्जी वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और खुद स्कैटर हो जाएगा, और जो हमारा पार्टिकल है वो भी स्कैटर हो जाएगा। तो इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड डिक्रीज इन एनर्जी किसी भी फोटोन की व्हेन स्कैटर बाय इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कैम्प्टन इफेक्ट। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कैप्टन शिफ्ट, जिसे हम कहते हैं डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा होता है कि इसके और इसके लैम्डा में कितनी तब्दीली आई है, होगा लैम्डा डैश हमारा होगा स्केटर फोटोन के लिए, और इसकी हमने वेवलेंथ होगी लैम्डा। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ये इक्वल होता है एच ओवर एम ई सी और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कैप्टन शिफ्ट का हमारे पास फार्मूला है, जिसमें लैम्डा इनिशियल वेवलेंथ है, लैम्डा डैश स्कैटर वेवलेंथ है, थीटा हमारे पास स्केटरिंग एंगल है। ये हम देख सकते हैं किस एंगल पे हमारी आने वाला फोटोन स्कैटर कर रहा है, इसको हम कहते हैं स्केटरिंग एंगल थीटा। और एच ओवर एम ई सी ये कैम्प्टन वेवलेंथ की कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है 2.426 इंटू 10⁻⁻12। ये हम न्यूमेरिकल में आगे यूज़ करेंगे, ये एक कांस्टेंट है। तो प्रोसेस देखते हैं कि एक हाई एनर्जी फोटोन ये स्ट्राइक करेगा किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन हमारा स्टेशनरी है, टारगेट इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। फोटोन लूज एनर्जी, फोटोन अपनी एनर्जी लूज कर देगा, जिसकी वजह से लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिकॉइल होकर डिफ्लेक्ट होकर आगे चला जाएगा। तो वेव शिफ्ट, जो मैक्सिमम वेव शिफ्ट है वो होगी थीटा 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन ये फोटोन गया है और टकरा के फोटोन 180 डिग्री वापस आ जाए। इस सूरत में हम अगर इस फार्मूले में कॉस 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एच ओवर एम ई सी। और एच ओवर एम ई सी हमारी कैम्प्टन वेवलेंथ थी जो एक कांस्टेंट वैल्यू थी। अगर थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि अगर ये फोटोन सीधा ही चला जाए, इसका मतलब है कि डेल्टा लैम्डा 0 होगा, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी और कोई वेवलेंथ शिफ्ट नहीं हुई, कोई कैम्प्टन इफेक्ट अकर नहीं हुए अगर फोटोन सीधा चला जाए। थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, कंफर्म करें फोटोन का मोमेंटम। तो ये करता है, कंफर्म हो जाता है इससे फोटोन का मोमेंटम जो p इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा है, और ये वैलिडेट करता है, ये प्रूव करता है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को, कि हमारी लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है, और डिमोस्ट्रेट करता है एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन को इन क्वांटम इवेंट्स। तो कैम्प्टन स्कैटरिंग 1923 में कैम्प्टन ने पेश की थी, इसने प्रोवाइड की है डायरेक्ट एविडेंस फॉर द लाइट पार्टिकल नेचर की। और एंगल डिपेंडेंट वेवलेंथ शिफ्ट, जो वेवलेंथ शिफ्ट है वो एंगल पे डिपेंड करती है। अराइज फ्रॉम इलास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन होती है
फोटोन के दरमियान और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जिसमें फोटोन अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। ये इफेक्ट हमने मेजर किए थे विया एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसने क्लासिकल फिजिक्स को की जो थ्योरी थी उन्हें इनवैलिडेट कर दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सीमेंटेड और साबित कर दिया था, बुनियाद रख दी थी क्वांटम मैकेनिक्स की एंड द कांस्टेंट सेट्स ऑफ स्केल फॉर क्वांटम इंटरेक्शन। क्वेश्चन 3 है, स्टेट करें और डिस्कस करें द हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी स्टेटमेंट है कि डेल्टा एस डॉट डेल्टा पी ये ग्रेटर देन इक्वल होगा एच डैश बाय 2 के और एच डैश इक्वल होगा एच बाय 2 पाई के, जिसमें डेल्टा एस हमारा पोजीशन अनसर्टेनिटी है और डेल्टा पी हमारे पास मोमेंटम अनसर्टेनिटी है। तो डेल्टा एस डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच डैश के। अगर हमारा लो डेल्टा एक्स होगा, ये पोजीशन अनसर्टेनिटी हमारी लो होगी, तो मोमेंटम अनसर्टेनिटी हमारी हाई हो जाएगी। अगर हम पोजीशन अनसर्टेनिटी हमारी हाई होगी तो मोमेंटम अनसर्टेनिटी लो हो जाएगी। और इसमें हमारा एच डैश जो है वो इक्वल है एच बाय 2 पाई। फंडामेंटल लिमिट्स देखते हैं कि नॉट एक्सपेरिमेंटल एरर, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं आ रहा, इंट्रेंसिक है टू क्वांटम सिस्टम, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एक्स एंड पी, यानी कि एक्स और पी दोनों की आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम मोमेंटम को हाईली प्रिसाइजली मेजर करेंगे तो हमारा डेल्टा एक्स लो हो जाएगा, इसको हाईली मेजर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हाईली हम डेल्टा एक्स पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर करेंगे तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों को एट अ टाइम एग्जैक्ट मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसमें कह सकते हैं कॉन्जुगेट वेरिएबल है, अप्लाई टू अदर पे, लिंक एनर्जी और टाइम पे भी अप्लाई हो जाता है। फिजिकल ओरिजिन देखते हैं, वे पार्टिकल ड्यूलिटी लोकलाइजिंग अ वे पैकेट्स इंक्रीज मोमेंटम अनसर्टेनिटी। फिर है कॉन्सिक्वेंसेज, एटॉमिक स्टेबिलिटी, ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम कोलैप्सिंग इनटू द न्यूक्लियस। और जीरो पॉइंट एनर्जी, कंफाइंड पार्टिकल कैन नॉट हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इन एटम, इसका डेल्टा एक्स की हम अनसर्टेनिटी होती है 10⁻⁻10 मीटर और डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच डैश के और एच डैश ओवर ये 2 डेल्टा एक्स, ये 2 डिवाइड बाई 2, तो डेल्टा एक्स जाकर डिवाइड करेगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी निकल आएगी 5 × 10⁻⁻25 kg कि डेल्टा एक्स की अगर हमें अनसर्टेनिटी दी हो तो हम उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। डेल्टा एक्स की भी अनसर्टेनिटी दी थी तो डेल्टा पी की अनसर्टेनिटी हम इस फार्मूले से तय निकालेंगे। एच डैश हमारे पास है एच ओवर 2 पाई के और ये एच हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट। तो हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में डिफाइन किया इसने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क को। स्टेट दैट प्रिसाइज नॉलेज ऑफ पोजीशन, अगर प्रिसाइज नॉलेज है ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि दोनों का प्रिसाइज नॉलेज डेल्टा एक्स का भी और डेल्टा पी का भी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये इम्पॉसिबल है, अराइजिंग फ्रॉम मैटर वेव नेचर। द प्रिंसिपल एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी, ये एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, क्वांटम टनलिंग को एक्सप्लेन करता है और वर्चुअल पार्टिकल्स को भी एक्सप्लेन करता है, डिस्टिंग्विश करता है क्वांटम रियलिटी को फ्रॉम क्लासिकल डिटर्मिनिज्म से। क्वेश्चन 4 है, डिस्कस करें पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैस, कि कैसे प्रैक्टिकली एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन को कॉरस्पॉन्ड करते हुए। तो पेयर प्रोडक्शन डेफिनेशन है कि कन्वर्ट हो जाएगा हाई एनर्जी फोटोन, एक हाई एनर्जी फोटोन आ रहा है किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब, वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, वो कन्वर्ट हो जाएगा मैटर और एंटी मैटर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन में अगर वो किसी नियर टू द हैवी न्यूक्लियस है। तो इसमें आइंस्टाइन की इक्वेशन होगी E इज इक्वल टू mc²। हम देख सकते हैं कि इंसिडेंस फोटोन आ रहा है, हैवी न्यूक्लियस आ रहा है, तो फोटोन कन्वर्ट हो गया पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। ये हम देख सकते हैं एक हैवी फोटोन आ रहा है, हैवी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट किया और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में वो कन्वर्ट हो गया। इसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत होती है, जो भी एनर्जी होगी वो 2mc² से इक्वल या ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू बनती है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन की जो मिनिमम रेस्ट एनर्जी है वो है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इक्वल है mc² के। अब यहाँ पे दो पैदा हो रहे हैं, एक मैटर और एक एंटी मैटर, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी हमारे इंसिडेंस फोटोन आ रहा है, उसकी एनर्जी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक mc² ये ले जाएगा, एक mc² ये ले जाएगा, तो इसकी एनर्जी 2mc² के इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये एनर्जी जो है वो 2mc² के इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए। फिर है थर्ड बॉडी न्यूक्लियस नीडेड फॉर मोमेंटम कंजर्व, हमारे पास थर्ड बॉडी न्यूक्लियस होना चाहिए जो फोटोन का मोमेंटम भी कंजर्व करेगा। तो एनर्जी मैस कन्वर्ट हो जाएगी, फोटोन एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, रेस्ट मैस प्लस कनेक्टिव एनर्जी, जितनी 2mc² से एनर्जी हम ज़्यादा देंगे वो तमाम एनर्जी कनेक्टिव एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन और कनेक्टिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, और 2me² जो एनर्जी है वो इन दोनों के मैस क्रिएट करने में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितनी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो एनर्जी इनकी कनेक्टिव एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, और 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आधा मैस क्रिएट होगा पॉजिट्रॉन का और
एक पूरा आधी एनर्जी यूज होगी पॉजिट्रॉन का मास क्रिएट करने में, और इसकी आधी एनर्जी यूज होगी एक mc² इलेक्ट्रॉन का मास क्रिएट करने में। ये ऐसे भी हो सकता है कि दो गैमा आए, वो इंटरेक्ट करें और एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना दें, लेकिन दोनों गैमा पार्टिकल की जो कंबाइन एनर्जी है वो 1022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ भी फोटॉन आ रहा है, वो जिप किया है और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में तब्दील हो गया, तो मैस से एनर्जी बन जाती है और एनर्जी से मैस बन जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रूव करता है आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² को। एंटी मैटर प्रोडक्शन, एक पॉजिट्रॉन, इससे हमारा एक इलेक्ट्रॉन बनता है और साथ में एक पॉजिट्रॉन बनता है, यानी कि इसमें एंटी मैटर प्रोडक्शन भी होती है। ये हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? इसे हम क्लाउड चैम्बर और पॉजिट्रॉन एमिशन PET स्कैन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन मटीरियलाइज्ड आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वलेंस व्हेन गामा रे फोटॉन, जिसकी एनर्जी 1022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या ज़्यादा होगी, इंटरेक्ट करेगा किसी न्यूक्लियस के साथ, भी इंटरेक्ट करेगा किसी न्यूक्लियस के साथ, इट कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर में। ट्रांसफर एनर्जी इनटू मैस, द न्यूक्लियस अब्जॉर्व रिकॉइल मोमेंटम, जिसका रिकॉइल मोमेंटम है वो न्यूक्लियस अब्जॉर्व करेगा, मेकिंग दिस प्रोसेस ऑब्जर्वेबल इन पार्टिकुलर डिटेक्टर। इसे हम पार्टिकुलर डिटेक्टर में और मेडिकल इमेज में हम ये प्रोसेस ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन करें एनिलेशन प्रोसेस एज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इनटू एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन। एनिलेशन क्या होता है? जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो वो 2 फोटॉन पैदा करते हैं, मिनिमम 2 फोटॉन पैदा करते हैं। तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन है और एंटी पार्टिकल जिसमें पॉजिट्रॉन है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फोटॉन में, यानी कि मैस कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। इस प्रोसेस को कहते हैं एनिलेशन। ये भी आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc² इक्वल है कि इलेक्ट्रॉन का मैस और पॉजिट्रॉन का मैस ये कन्वर्ट हो जाएंगे मिनिमम 2 फोटॉन में। और जो इनकी तो एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं, यही फार्मूला दोबारा आ जाएगा, 2mc² प्लस कनेक्टेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कनेक्टेड एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड फोटॉन। तो मोमेंटम कंजर्व होगा, फोटॉन एमिट इन अपोजिट डायरेक्शन, इनका जो मोमेंटम है ये कंजर्व होगा क्योंकि जो फोटॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में एमिट होंगे। यहाँ देखते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आए, आपस में मिले और 2 फोटॉन क्रिएट हुए। इन फोटॉन की मिनिमम एनर्जी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ये मिनिमम एनर्जी है। तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आए, 2 गैमा पार्टिकल, साथ में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होंगे, ये डिटेल में बताया गया। तो मिनिमम फोटॉन की एनर्जी ई गैमा होगी mc² जो है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एप्लीकेशन में PET स्कैन है और एस्ट्रोफिजिक्स है। एनिलेशन डेमोन्स्ट्रेट मैस टू एनर्जी, इसमें मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं, एनिलेट करते हैं और मिनिमम 2 गैमा फोटॉन प्रोड्यूस करते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कंबाइन रेस्ट मैस कनेक्टेड एनर्जी ऑफ द पेयर। टोटल एनर्जी जो फोटॉन की होगी, इन दोनों की मैस रेस्ट मैस एनर्जी प्लस इनकी कनेक्टेड एनर्जी को सम करेंगे तो गैमा की टोटल एनर्जी निकल आएगी। ये फार्मूला हम यहाँ पे देख के आए। ये कंफर्म करता है E=mc² आइंस्टाइन इक्वेशन। दिस प्रोसेस इज हार्नेस इन PET स्कैन फॉर मेडिकल डायग्नोसिस। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट? डिस्कस। एक्सप्लेनेशन करते हैं। लाइट एक्सहिबिट करती है बोथ वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज, इसको हम कहते हैं ड्यूल नेचर। वेव नेचर एविडेंस, वेव लाइट वेव की तरह करती है। हमें कैसे पता चला? हमें पता चला लाइट इंटरफ्रेंस भी करती है और डिफ्रैक्शन भी करती है, जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने एक्सप्लेन किया। और पोलराइजेशन भी करती है, ट्रांसफर वेव बिहेवियर भी करती है लाइट। पार्टिकल नेचर एविडेंस दिखाया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्क्रीज इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कर देती है और कैप्टॉन स्कैटरिंग मोमेंटम ट्रांसफर कर देती है विया फोटोन कोलिजन। क्वांटम फ्रेमवर्क देते हैं। वेव पैकेट डिस्क्रिप्शन, फोटोन हैव वेवलेंथ लैम्डा वेव एंड एनर्जी इज इक्वल टू HV या HF, H और EV हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, वेव पार्टिकल बिहेवियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन सिंगल एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में वेव भी और पार्टिकल बिहेवियर दोनों किए जाएं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट reconcile the classical optics with quantum mechanics. Light propagate as electromagnetic wave जैसे कि मैक्सवेल इक्वेशन में था, but interact as a discrete photon जैसे आइंस्टाइन ने कहा था। This duality extend to the matter via de Broglie hypothesis। इसका फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू H/P, फार्मिंग क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन, जिस वजह से हमने क्वांटम मैकेनिक्स की इस वजह से बुनियाद रखी गई थी। ड्यूलिटी ऑफ लाइट को तफसील से देखते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, नॉट स्ट्रिक्टली वन और द अदर। तो लाइट हमारी एक वेव है, ये हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स QED, इसे कंबाइन कर दिया वेव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इनटू अ सिंगल थ्योरी। तो लाइट बिहेव करती है एज अ वेव व्हेन लाइट ट्रैवल थ्रू द ओपनिंग। जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, जब किसी ओपनिंग से ट्रैवल करे तो ये बिहेव करती है एज अ वेव।
और लाइट बिहेव करती है द पार्टिकल व्हेन लाइट बाउंस ऑफ द मेटल, जब मेटल सरफेस पे टकराती है तो ये इलेक्ट्रॉन जेट करती है, उस वक्त ये लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। तो इस तरह हमें हो गया कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, तो ये हो गया ड्यूलिटी ऑफ द लाइट। क्वेश्चन 7 है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ अ पार्टिकुलर नेचर। तो एविडेंस देते हैं पार्टिकुलर नेचर के, पार्टिकुलेट नेचर के। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन, ये है पार्टिकुलर नेचर का सबूत। सेकंड है कैप्टॉन स्कैटरिंग, जिसमें वेवलेंथ शिफ्ट होती है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैप्टॉन स्कैटरिंग हम इस लेक्चर में तफसील से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप काइंडली इनके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक क्वांटम हाइपोथेसिस रिजॉल्व अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डिस्क्रीट एमिशन लाइन फ्रॉम द क्वांटाइज एनर्जी ट्रांजिशंस। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये पार्टिकल है, इसके हमने 4 मेन सबूत है, जिसमें 2 हमारे चैप्टर में इंक्लूड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी चैप्टर में इंक्लूड है और कैप्टॉन स्कैटरिंग भी चैप्टर में इंक्लूड है। इसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये भी कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकुलेट होती है नेचर, ये भी इसके सबूत हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कैप्टॉन स्कैटरिंग हम तफसील से एक्सप्लेन कर रहे हैं, काइंडली इनके शॉर्ट और लॉन्ग देख लीजिएगा। जिस फोटोन एनर्जी का फार्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, फोटोन मोमेंटम है पी प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर लैम्डा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकुलर नेचर इमर्ज व्हेन इट इंटरेक्ट विद मैटर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो इसकी पार्टिकुलर नेचर बाहर आ जाती है। फोटोन डिस्क्रीट एनर्जी क्वांटा एक्सप्लेन फिनोमेना लाइक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होती है, और कैप्टॉन स्कैटरिंग जिसमें मोमेंटम ट्रांसफर होता है। दीज ऑब्जर्वेशन रिफ्यूट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया क्लासिकल वेव ओनली मॉडल को, और इन्होंने साबित कर दिया है क्वांटम थ्योरी को, मॉडर्न फिजिक्स की क्वांटम थ्योरी। क्वेश्चन 8 है एक्सप्लेन करें हाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अचीव करती है वेरी हाई रेजोल्यूशन। इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ देखेंगे कि लैम्डा जो होता है एच ओवर पी के इक्वल होता है, और मोमेंटम हमारे पास √2 MEV के बराबर होता है। फिर V हमारे पास एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। रेजोल्यूशन की लिमिट देखेंगे, रेजोल्यूशन लिमिट जो है वो होती है लैम्डा बाय 2 साइन थीटा, थीटा हमारे पास है अपर्चर एंगल। यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे TEM कहते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे SEM कहते हैं, दोनों की लेबल डायग्राम बनाई है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। शॉर्ट वेवलेंथ V है हमारे पास 100 किलो वोल्ट और लैम्डा है 0.0037 नैनोमीटर। ये विजिबल लाइट जिसकी हमारे पास लैम्डा होता है 500 नैनोमीटर, उसे हमने बहुत छोटा लैम्डा लिया हमने क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। मैग्नेटिक लेंसेज फोकस इलेक्ट्रॉन बीम इनटू द सैंपल, यहाँ पे ये मैग्नेटिक लेंस आप देख सकते हैं, ये हमारे सैंपल को फोकस करते हैं। डिटेक्शन ट्रांसमिटेड स्कैटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, तो यहाँ पे हमारे स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है जो इमेज को डिटेक्ट करता है। इसके 2 टाइप हैं, TEM जो 0.1 नैनोमीटर एटॉमिक रेजोल्यूशन यूज़ करती है, यहाँ पे समझ सकते हैं TEM। फिर SEM जो 1 नैनोमीटर की सरफेस इमेजिंग करती है, तो ये हमारे पास है SEM, ये सरफेस इमेजिंग करती है और ये एटॉमिक रेजोल्यूशन करती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सप्लॉइट करती है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन लाइट। जो वेवलेंथ है उसका जो ऑर्डर है वो लाइट से भी, या लैम्डा की जो वैल्यू है वो लाइट से भी कम है, जिससे हम अनेबल हो जाते हैं, हम अचीव कर लेते हैं सब नैनोमीटर रेजोल्यूशन, बहुत ही छोटी नैनोमीटर से छोटी रेजोल्यूशन, जिसमें मैग्नेटिक लेंस यूज करते हैं, फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को और व्हील करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखें हम यहाँ पे मैग्नेटिक लेंस यूज कर रहे हैं, हमने अपने किसी स्पेसमैन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को फोकस करने के लिए। तो रिवील करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर इन मटेरियल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए हम TEM यूज़ करते हैं, TEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सरफेस स्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM यूज़ करते हैं। इसमें बुक का टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी लेबल डायग्राम और थ्योरी, यहाँ से भी की पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन 9 है देयर आर डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय द अपीयरेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। एक्सप्लेन देखते हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई क्वांटाइज ऑर्बिटल जिसे कहते हैं बोहर मॉडल। तो हर इलेक्ट्रॉन किसी हाफ ऑर्बिट में, किसी क्वांटाइज ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है, उसकी पोजीशन होती है। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई क्वांटाइज ऑर्बिटल। प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टू लोअर स्केल एमिटेड फोटोन। देखिए हमारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन को एमिट करेंगे तो अपने लोअर शेल में आ जाएंगे। इन्हें ज़्यादा बड़ा फोटोन एमिट किया है तो इसने 2 जंप लगा लिए, इसने छोटा फोटोन एमिट किया है तो इसने 1 जंप लगाया। जब इलेक्ट्रॉन फोटोन एमिट करेगा वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। रिजल्ट ब्राइट लाइन एट स्पेसिफिक लैम्डा, जैसे हाइड्रोजन बाल्मर सीरीज, वो हमें मिलेंगी। जब ये फोटोन एमिट करेंगे, ये फोटोन जब एमिट करेंगे तो इस लाइट को हम सेंस करेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे। इस लाइट को, जो फोटोन को जो एमिट हुई है, इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा।
कि कैसे लाइनें या फोटोन अमिट हुए हैं, उसको कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा। अब चलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी फोटोन को अब्जॉर्व करेंगे और हाई लेवल पे जंप कर देंगे। यहाँ देखें ये ग्राउंड स्टेट है, इन्हें फोटोन मिलेगा तो ये जंप करके हायर शेल में चले जाएंगे। ये फोटोन आया, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर की और ये जंप करके हायर शेल में चले गए। इस प्रोसेस को कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्रोसेस, कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जो एनर्जी होगी वो ई आउटर शेल माइनस ई इनर शेल के इक्वल होगी, फाइनल शेल माइनस शेल। रिजल्ट डार्क लाइन आर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। यहाँ इसका अगर स्पेक्ट्रा देखेंगे तो इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा। कि इसमें अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्व की है, और इसको मिशन स्पेक्ट्रा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी अमिट की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नो एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन था, इसने गैमा फोटोन एनर्जी अब्जॉर्व की, ये जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। और जो हाई एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी अमिट की, एमिशन की, तो वो लो एनर्जी लेवल पे आ गया। इस प्रोसेस करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसमें हमें ब्लैक लाइन डार्क लाइन नजर आएंगी, एमिशन स्पेक्ट्रा में हमें व्हाइट लाइन नजर आएंगी। अब यहाँ देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करेगा, देखें ये इलेक्ट्रॉन जो लाइट एमिट करेगा उसको हम डिटेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह के एमिशन लाइन या एमिशन स्पेक्ट्रम हमें नजर आएगी। और जब हमने लाइट दी है तो उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे अब्जॉर्व हो गया, तो हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा है कि कंटिन्यूस लाइट आएगी, लेकिन ये वाले डार्क जो बैंड है, ये जो डार्क बैंड है ये बता रहे हैं कि ये वाली लाइट हमें रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं मिली, बल्कि ये लाइट इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्व कर ली है। और यहाँ पे हमें ये बता रही है उसी इलेक्ट्रॉन का कि ये लाइट जब दोबारा वो डी एक्साइड हुआ है तो उसने ये वाला पोर्शन लाइट का उसने एमिट कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं लाइट आई, हमने किसी मटेरियल को दी, आगे डिटेक्टर लगाए हुए हमने, ठीक है, तो लाइट सारी की सारी चली गई है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक लाइनें शो कर रही हैं कि ये वाली लाइट के जो पोर्शन है वो इसके इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्व कर लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्व कर लिए हैं। यहाँ पे जब लाइट इलेक्ट्रॉन को मिली है तो ये वाला पोर्शन उसने अब्जॉर्व कर लिया। अब हमने इसका मिशन स्पेक्ट्रम स्टडी किया और अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, डी एक्साइट हुआ, तो ये इसने क्या किया, लाइट एनर्जी को मिट किया। जब लाइट एनर्जी को मिट किया तो जो इसने पोर्शन अब्जॉर्व किया हुआ था वही पोर्शन इसने यहाँ मिट कर दिया। इस तरह हमें इस तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम नजर आएगा। तो ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब किसी भी मटेरियल ने के इलेक्ट्रॉन ने लाइट अब्जॉर्व की और वो एक्साइट हो गया, और जब वो डी एक्साइट हुआ तो यहाँ पे ब्लैक की जगह कलर पोर्शन आ गए, तो वही उसने बैंड एमिट कर दिए। इससे हमें पता चलता है कि जब लाइट अब्जॉर्व होती है तो हमें ब्लैक कलर के बैंड मिलते हैं, और जब लाइट हमें एमिट होती है एमिशन स्पेक्ट्रम में तो कलरफुल बैंड मिलते हैं। यहाँ पे कलरफुल बैंड मिले, जो लाइट उसने एक्साइटेड होने में अब्जॉर्व की थी, डी एक्साइट होने पे वो हमें दोबारा वापस मिल गई। इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और इसको कहते हैं मिशन स्पेक्ट्रम या मिशन स्पेक्ट्रा। वो लाइट कितनी अमिट या अब्जॉर्व करेगा ये एनर्जी लेवल जो है हमारे उनके गैप पे डिपेंड करता है। जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास एक पीक आएगी और उतनी ज़्यादा एनर्जी अमिट या अब्जॉर्व होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है, अब यहाँ पे गैप ज़्यादा है तो बड़ी पीक आएगी, और गैप कम है तो हमारे पास छोटी पीक आएगी। कितनी एनर्जी अब्जॉर्व की है इलेक्ट्रॉन ने, वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल जिसको हम शेल या ऑर्बिट्स कहते हैं, इनके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। इस एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब्जॉर्व करेगा तो एक्साइटेड हो जाएगा, मीट करेगा तो डी एक्साइट हो जाएगा। इसलिए बारमर फार्मूला यूज होगा, 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर, इसे कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 ओवर फाइनल शेल के ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस इनिशियल शेल के ऑर्बिट का स्क्वायर। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एटॉमिक कॉज लाइन स्पेक्ट्रम emission occur when electron transition down level and release photon of specific energy. Absorption occur when electron absorb matching photon to the second level. These spectra are atomic fingerprinting. एटॉमिक फिंगरप्रिंटिंग क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट का जो एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है, सबका सेम नहीं होता। तो हम एमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। जैसे हर एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, हीलियम का प्रोटॉन नंबर 2 है, इस तरह हर एटम का एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दूसरे एटम से डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एटॉमिक फिंगरप्रिंट्स। Confirming quantization and enabling spectroscopic analysis in chemistry and astronomy. अब हम करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें हमें वर्क फंक्शन मिला है पोटेशियम सरफेस का 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डाटा में हमें वर्क फंक्शन दिया गया है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन? हमारी जो इंसिडेंस रेडिएशन लैम्डा है, वेवलेंथ लैम्डा है, उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू में जो दी गई है वो है 0.43 वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है 0.43 वोल्ट। इसके साथ प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन चार्ज। प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू 6.626, 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 × 10⁻19 कूलम। ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं,
ये हमारे कैलकुलेटर में गिवन है, ये हमें ज़ुबानी भी आनी चाहिए, ये हम डाटा में लिखेंगे। साथ में जैसे पता है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, और किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल होती है ई वी नॉट के। क्योंकि हमने लैम्डा डाला है तो लैम्डा को हम रीअरेंज करेंगे, तो ये वर्क फंक्शन यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाली पूरी वैल्यू यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगी और लैम्डा उस तरफ चले जाएगा। तो लैम्डा आ जाएगा एच सी ओवर ई वी नॉट प्लस वर्क फंक्शन। तमाम वैल्यूज़ को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम वर्क फंक्शन और ई डेल वी नॉट दोनों को जूल में कन्वर्ट करेंगे। वर्क फंक्शन में दिया था 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम इसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ई वी नॉट की वैल्यू है 0.43, इसको भी 1.602 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर एच सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तमाम वैल्यूज को हमारा जो मेन फार्मूला है इसमें पुट कर देंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच सी हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पुट कर दिया ओवर ई वी नॉट प्लस वर्क फंक्शन। तो ई वी नॉट प्लस वर्क फंक्शन को जूल में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पुट कर दिया, इसको हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.905 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें जो आंसर दिया गया है 5.91 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये आंसर हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि इस डाटा के साथ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर 4.901 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। तो ये आंसर हमारा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसी न्यूमेरिकल को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, हमारा बुक वाला आंसर थोड़ा गलत है, इसको हम एक और मेथड से इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इसे साबित करेंगे। जैसे हमारा लैम्डा होता है एच सी ओवर ई स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस वर्क फंक्शन, तो यहाँ पे एच सी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1240 नैनोमीटर। एच सी की वैल्यू 1240 नैनोमीटर कैसे आई है, ये हम MCQ नंबर 7 में तफसील से एक्सप्लेन करके हैं कर दिया। आप MCQ नंबर 7 का सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो हमारे पे एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन नैनोमीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। जब हम ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन को जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट यूनिट नैनोमीटर या मीटर में आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन की, इसे प्लस करके 1240 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 490.12 नैनोमीटर, यानी 4.901 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो दूसरे मेथड से भी हमारा वही आंसर आ रहा है जो हमारा फर्स्ट मेथड से आ रहा था। तो दो मेथड से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, दोनों मेथड सेम आ रहा था, इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि हमारा बुक वाला आंसर ठीक नहीं है। यानी कि 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच सी की स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 में भी। जैसे हम MCQ नंबर 7 में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो काइंडली देख लीजिएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है कि लाइट है वेवलेंथ की 5000 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 500 नैनोमीटर बन जाएगी। जब किसी मेटल सरफेस पे फॉल कर रही है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने फाइंड करनी है फोटोन एनर्जी जो होती है एच सी ओवर लैम्डा, किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होती है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका फार्मूला किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ओवर ई। यहाँ पे हम एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर स्टैंडर्ड कांस्टेंट यूज़ करेंगे, जैसे जो यहाँ हमने मेथड नंबर 2 यूज़ किया था, ये आसान मेथड था, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो फोटोन एनर्जी ई होगी एच सी ओवर लैम्डा, एच सी की वैल्यू है 1240 नैनोमीटर और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर कैंसिल, इसे डिवाइड करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर किनेटिक एनर्जी निकालेंगे, किनेटिक एनर्जी होगी के मैक्सिमम ई माइनस वर्क फंक्शन। ई हम निकाल चुके हैं 2.48, यहाँ पुट कर देंगे, और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 1.9, वो यहाँ पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड है स्टॉपिंग पोटेंशियल फार्मूला होता है किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ओवर ई। अब क्योंकि हम ई को जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ई की वैल्यू यहाँ पे सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ई को जूल में कन्वर्ट ना करें क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं, तो ई को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन और के ई मैक्सिमम हो जाएगा 0.58। तो 0.58 को 1 से डिवाइड करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा आ जाएगा 0.58 वोल्ट। क्योंकि किनेटिक एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा वोल्ट में आएगा। इस तरह हमारे तीनों आंसर बुक से मैच कर देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है कैलकुलेट करें फोटोन एनर्जी। फोटोन एनर्जी का फार्मूला होता है एच सी ओवर लैम्डा। आगे में 3 फोटोन दिए गए हैं और सबके मुख्तलिफ लैम्डा दिए गए हैं, तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमें 3 दफ़ा
फोटोन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कांस्टेंट होता है वो होता है 4.1356 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ये कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट का इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, और सी की वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट की ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में आई कैसे। प्लैंक कांस्टेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 EV होगा E मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन अक्रॉस 1 वोल्ट। तो इसको 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल में एनर्जी होगी। अब H को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो H की वैल्यू थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसे डिवाइड कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल्स में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो जूल में हमने वैल्यू निकाली उसे डिवाइड कर देंगे। तो जूल से कैंसिल हो जाएगा, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड होने के बाद प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 4.135 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। अब इन वैल्यू को E इज इक्वल टू एच और लैम्डा में पुट करेंगे। H की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4.135 इंटू 10⁻⁻15, C स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा हमें फर्स्ट पार्ट का दिया गया है 413 नैनोमीटर। तो 413 इंटू 10⁻⁻9 नैनो के लगाएंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.005 EV। राउंड ऑफ करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा, तो बुक वाला आंसर हमारा आ जाएगा। इसी तरह हम ये फार्मूला 2 दफ़ा मजीद यूज़ करेंगे। एक दफ़ा वैल्यू पुट करेंगे 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर के लिए 0.1 इंटू 10⁻⁻9 पुट कर देंगे, और रेडियो वेव के लिए 10 मीटर, रेडियो वेव के लिए हम 10 मीटर पुट कर देंगे। और हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे सेम उसी मेथड है, तो आंसर आ जाएगा 12.424 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब उसी मेथड से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक ही फार्मूले को हम 3 दफ़ा 3 डिफरेंट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 4 है, कैलकुलेट करें मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन टू ट्रांसफर हाफ ऑफ एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। फोटॉन अपनी आधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट पे है, तो कैलकुलेट करें मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी होती है E इज इक्वल टू mc², जिसकी वैल्यू है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर अकर होगी जब हेड ऑन कैंप्टॉन स्कैटरिंग होगी। हेड ऑन कैंप्टॉन स्कैटरिंग में हमारा थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो आफ्टर ट्रांसफर जो E0 है वो हाफ एनर्जी दिया हुआ ना, ट्रांसफर हाफ ऑफ एनर्जी, तो E0 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 E0। स्कैटर फोटॉन की एनर्जी पहली एनर्जी से आधी एनर्जी वापस रह जाएगी, क्योंकि उसने बाकी आधी एनर्जी तो अपनी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी है। तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होगी E प्लस mc² इज इक्वल टू E0 प्लस अंडर रूट ऑफ pc² मोमेंटम का स्क्वायर प्लस mc² का होल स्क्वायर। ये होगा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम के लिए फार्मूला लगाएंगे E/c इज इक्वल टू माइनस E0/c प्लस p मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और थीटा हम लेंगे 180 डिग्री। और मोमेंटम के लिए हमारा फार्मूला होता है pc, यानी E प्लस E0, और E0 फाइनल एनर्जी है हाफ ऑफ E। इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो pc हमारे पास आ जाएगा E प्लस हाफ का मतलब है 0.5 E, तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा 1.5 E। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे E प्लस 0.511, ये बता के हैं mc² है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे हम देखे हैं, और इसका फार्मूला था E प्लस mc², तो mc² की जगह पुट कर देंगे 0.511, तो E प्लस 0.511। अब E0 इसकी वैल्यू है हमारे पास है 0.5 E, जिसकी जगह हम पुट कर देंगे 0.5 E प्लस अंडर रूट 1.5 E², फार्मूला था pc का होल स्क्वायर, तो pc की वैल्यू निकाली हमने 1.5 E, और साथ है mc² का होल स्क्वायर, और mec² का होल की वैल्यू थी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पुट कर देंगे 0.511 का होल स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर लिया, ये 2.25 E² हो गया। अब लेंगे टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों का हमने स्क्वायर लिया, इसका a² प्लस b² का फार्मूला खोला, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों साइड पे ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगी। 0.25 E², ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस होगा, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 E²।
तो 2e² की वैल्यू आ जाएगी 0.511 ई। ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही थी, इक्वेशन के उस तरफ जाके ये वैल्यू अब माइनस हो जाएगी। यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2e माइनस 0.511। इससे हमारे दो सोल्यूशन सेट आएंगे कि e इज इक्वल टू 0, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 2e माइनस 0.511 इज इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा e इज इक्वल टू 0.511/2, जिसका आंसर आ जाएगा 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही आंसर हमें बुक में दिया गया, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसे बॉक्स में प्लेस की है। उसका बॉक्स का साइज तकरीबन साइज ऑफ एटम है अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। तो हमें दिया हुआ है पोजीशन अनसर्टेनिटी, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, पोजीशन अनसर्टेनिटी में दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी निकालने का फार्मूला डेल्टा पी ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या एच ओवर एम ई डेल्टा एक्स, और जबकि डेल्टा पी हमारे पास है एच ओवर डेल्टा एक्स। ये सिंप्लीफाइड मोमेंटम अनसर्टेनिटी है। हम ये सिंप्लीफाइड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसमें डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एच के इक्वल है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू है, ये ले लेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये ले लेंगे। तो सिंप्लीफाइड मोमेंटम अनसर्टेनिटी के लिए डेल्टा पी होगा प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी देखो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी 6.626 इंटू 10⁻34, और डेल्टा एक्स हमारे पास है 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल डेल्टा पी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी निकल आएगी 6.626 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा पी ओवर एम ई। तो डेल्टा पी हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg यहाँ पुट करेंगे, जिससे हमारी वेलोसिटी निकल आएगी 7.275 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जो नियरली करीब करीब है हमारे बुक के आंसर के। तो सिंपल मोमेंटम अनसर्टेनिटी के फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे बुक के करीब करीब आंसर है। बुक में यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, एक्चुअल आंसर होगा 7.275 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम अब क्वांटम राइग्रोस क्वांटम का रूल यूज़ करें, तो राइग्रोस क्वांटम कहते हैं डेल्टा पी बराबर है एच डैश ओवर 2 के, और एच डैश हमारे पास होता है एच ओवर 2 पाई, जिससे हमारा फार्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, और वी हो जाएगा एच ओवर एम ई डेल्टा एक्स के। इस फार्मूले से जब डेल्टा पी हम कैलकुलेट करेंगे एच ओवर 4 पाई डेल्टा एक्स, तो एच की वैल्यू पुट करेंगे 4, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमें दी हुई है 10⁻10। तो डेल्टा पी की वैल्यू दफ़ा हमें डिफरेंट मिलेगी, तो ये वैल्यू मिलेगी 5.273 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा पी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 5.788 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम एडवांस क्वांटम रिग्रेस का रूल फार्मूला करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁻5। लेकिन क्वेश्चन में आया आंसर दिया हुआ है 10⁻6, तो एडवांस से भी आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। तो ये क्वेश्चन हमने दो तरीके से सॉल्व कर लिया। एक हमने सिंप्लीफाइड वर्जन यूज़ किया, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा बुक से मैच नहीं किया। फिर हमने एडवांस क्वांटम फिजिक्स का फार्मूला यूज़ करते हुए, जो कि एग्जैक्ट मॉडर्न रिसर्च है, उसको यूज़ करते हुए हमने सॉल्व किया, तो इससे भी हमारा आंसर हमारा आ गया, लेकिन 10 की पावर मैच नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, एक 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्सरे है, तो हमें इनिशियल फोटोन की एनर्जी दी गई है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो स्कैटर कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो स्कैटरिंग एंगल दिया हुआ है हमें थीटा 90 डिग्री। फाइंड इट्स एनर्जी आफ्टर क्रम्पटन स्कैटरिंग, तो क्रम्पटन स्कैटरिंग के बाद इसकी एनर्जी क्या होगी? आंसर दिया हुआ है 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्रम्पटन शिफ्ट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.00226 नैनोमीटर। ये वैल्यू बुक पे एच एम नॉट ओवर सी की वैल्यू हमें कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। तो नंबर 1 इनिशियल फोटोन वेवलेंथ, लैम्डा का फार्मूला होगा एच सी ओवर ई, जबकि एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और ई हमें दिया गया है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम 1.602 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। फिर क्रम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट का फार्मूला था डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, जिसमें लैम्डा सी यानी प्लैंक्स कांस्टेंट और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी की कांस्टेंट वैल्यू है 0.0022426 नैनोमीटर। ये क्रम्पटन वेवलेंथ है फॉर इलेक्ट्रॉन, और थीटा में दिया गया 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो फाइनल फोटोन एनर्जी निकालने के लिए ई होगी एच सी ओवर लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश होगा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, ये कहते हैं स्कैटरिंग वेवलेंथ।
अब इनिशियल वेवलेंथ निकालेंगे जिसका फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर ई। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू 1.240 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट मीटर। ये MCQ नंबर 7 में एक्सप्लेन करके हैं कि कैसे निकलती है। करंटली MCQ नंबर 7 देख लीजिएगा। ये वैल्यू आएगी 1240 नैनोमीटर। इसे ई जो हमारे पास है 50 इंटू 10⁻³ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा 0.0248 नैनोमीटर। अब कंपाउंड शिफ्ट निकालेंगे डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा। लैम्डा सी हम निकाल चुके हैं 0.0 सॉरी लैम्डा सी ये है जिसे कैम्पटॉन शिफ्ट की कांस्टेंट वैल्यू है 0.002426। तो यहाँ से वैल्यू कैम्पटॉन शिफ्ट लैम्डा सी कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे 0.002426। कॉज 90 जीरो होता है तो ये जीरो आ जाएगा। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी हमारी। फिर फाइनल वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश इक्वल लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। लैम्डा हमने निकाला है 0.0248 नैनोमीटर और लैम्डा डेल्टा लैम्डा हमने निकाला है 0.002426। इन दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 0.027226 नैनोमीटर। अब हम निकालेंगे फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी का फार्मूला था ई नॉट इक्वल एच सी ओवर लैम्डा डैश और एच सी की कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो मैंने बताई थी 1240 और लैम्डा डैश हमने निकाला है 0.027226। इसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो फाइनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 45.55 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व हो जाएगी। इसको हम एक और मेथड से कर सकते थे, शुरू से हम इसे सॉल्व करते हैं। अनदर मेथड है कन्वर्ट करेंगे इनिशियल एनर्जी वेवलेंथ। तो लैम्डा बराबर होगी एच प्लस कॉन्स्टेंट सी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू दी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऊपर वाला भी आंसर जूल में, नीचे भी जूल में, साथ में हमारी स्पीड ऑफ लाइट हमारी मीटर पर सेकंड में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा -25 है, यहाँ -5 है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.0248 नैनोमीटर। या नैनो की जगह आप 10⁻⁻9 भी लगा सकते हैं। फिर कैलकुलेट करेंगे कैप्टॉन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा होता है लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये डेल्टा सी 1 माइनस कॉस थीटा तो ये आ जाएगा 0.002426। अब फाइनल स्कैटरिंग करेंगे लैम्डा डैश। लैम्डा डैश निकालने के लिए दोनों लैम्डा को हमें प्लस करना पड़ेगा। जैसे फाइनल लैम्डा में यहाँ पे प्लस किया था लैम्डा डैश लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, यहाँ पे दोबारा प्रोसेस किया लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा को प्लस किया तो लैम्डा डैश आ गया। अब फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फाइनल एनर्जी प्लस कॉन्स्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू और हमारे लैम्डा नैनोमीटर, नैनोमीटर की जगह हमने यहाँ पे 10⁻⁻9 लिख दी है। इसको कैलकुलेट पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.30 इंटू 10⁻⁻15 जूल। अभी आंसर हमारा जूल में है। इस मेथड से हमारा डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा था, इस मेथड से हमारा आंसर जूल में आ रहा है। अब जूल को हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.602 इंटू 10⁻⁻90 से डिवाइड करेंगे। किलो में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करेंगे। इसको जो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारा बुक से मैच कर देगा। ये हमारा मेथड 1 था, ये हमारा मेथड 2। मेथड 3 भी है क्विक कैलकुलेशन के लिए। ई नॉट जो होगा ई 1 प्लस ई ओवर MC स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा है। आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दें तो इससे भी आपका आंसर 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है ई नॉट एनर्जी आफ्टर कैम्पटॉन स्कैटरिंग निकालने का डायरेक्ट फार्मूला, उससे भी हमारा बुक वाला आंसर आएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।